बीइंग अ डिटेक्टिव लीगल, क्या हम किसी पे जासूसी करा सकते हैं लीगल तरीके से? हाय डिटेक्टिव नमन। हम कभी जाते हैं क्रेडिट कार्ड वेरिफिकेशन एजेंट्स बन के, कभी जोमेटो डिलीवरी बॉयज़ बन के, कभी ब्लिंकिट बॉयज़ बन के, ये पता करने के लिए कि भाई पर्सन जो है अंदर घर में कौन कौन रह रहा है। कार में कहीं भी प्लेस किया जा सकता है, जहाँ पे आपके स्पीकर्स लगे हुए हैं कार के अंदर, उसके अंदर बग लगाया जा सकता है, सीट्स के नीचे बग लगाया जा सकता है, डैशबोर्ड खोल के डैशबोर्ड के अंदर बग लगाया जा सकता है, कैमरास लगाए जा सकते हैं, बैक मिरर में कैमरास लग जाते हैं, और इतने माइन्यूट इतने माइक्रोस्कोपिक कैमरास होते हैं कि कभी ज़िंदगी में नहीं पकड़ सकता कैमरा लगा हुआ है। तो जीपीएस ट्रैकर जो है उन्होंने उनकी वाइफ ने मैग्नेट के थ्रू नीचे पेस्ट कर दिया गाड़ी के लिए, ताकि हम थोड़ा डिस्टेंस लेके उनको फॉलो कर पाएँ। और वो एक 5 स्टार होटल में गए, ये सिक्योरिटी ऑफिसर्स बाहर रहे और वो उस लड़की के साथ अंदर रूम में चेक इन करके हमने पूरी वीडियोस बनाई उसके अंदर जाते हुए। और वी गॉट सो एस्टोनिश्ड। हमने सोचा कि एक मतलब बैगर को पिक करके उसको सैलून में ले जाके उसको तैयार करवा के उसको होटल में ले जा रहे हैं। एंड दिस इज द डार्केस्ट सीक्रेट दैट आई कुड एवर सी ऑफ द हाई क्लास सोसाइटी। एक केस ऐसा याद मुझे आता है जो फिल्दी था, मतलब इट वॉज डर्टी। हाय डिटेक्टिव नमन, हाउ आर यू? आई एम गुड। Riya, you tell me how are you doing? ऑल गुड, वेलकम टू रियलिटी। You're welcome. ओके डिटेक्टिव नमन, सो टेल मी, आज तक का सबसे डर्टीएस्ट इन्वेस्टिगेशन कौन सा रहा है? एक्चुअली में रिया देखो, पता है क्या होता है कि हमारा प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें ना आपको डार्क साइड ऑफ सोसाइटी देखने को मिलती है। ठीक है, जो भी कुछ सोसाइटी का डर्ट है ना, ठीक है, उसी को डिग आउट करना पड़ता है हमें और उसी को देखना पड़ता है। तो डर्टीएस्ट टू डर्टीएस्ट केसेस हमने देखे हैं, बट एक केस ऐसा याद मुझे आता है जो फिल्दी था, मतलब इट वॉज डर्टी। उस केस को जो है ना हम कभी भूल नहीं सकते, ना हमारी टीम भूल सकती है। इट वॉज अ केस पर्टेनिंग टू वन लेडी जो हमारे पास आई। वो शी वॉज द हाउस वाइफ एंड शी वॉज द वाइफ ऑफ अ वेरी बिग बिजनेस टाइकून, राइट। और वो जो थे ना, वो कहते हैं कि भाई मेरे जो हस्बैंड हैं वो आई डो नॉट नो, वो जो ना घर में उनका इंटरेस्ट नहीं रहता है। एंड उनको ये प्रॉब्लम थी दैट यू नो बेसिकली उनको फिजिकल इंटरेस्ट अपनी वाइफ में से इंटीमेसी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। ठीक है, सो शी वॉज हर सेल्फ अ वेरी ब्यूटीफुल लेडी, बट देन फिर भी उनको लगता था कि मतलब व्हाट इज़ हैपनिंग, इज ही हैविंग एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और व्हाट, प्लीज़ फाइंड इट आउट फॉर अस। ठीक है, तो हमने क्या किया कि अच्छा, वो सिक्योरिटी में भी रहते थे। जब सिक्योरिटी होती है ना तो आपको इन्वेस्टिगेशन करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, सो ही वॉज अ वेरी बिग बिल्डर, राइट। सो अच्छा, हर टाइम सिक्योरिटी में रहते हैं। उनके पास एक गाड़ी में उनका जो ड्राइवर था वो खुद भी उनका पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर था, एक रिवॉल्वर उसके साथ रहती और 2 आर्म पर्सनल एनएसजी कमांडोज उनके साथ उनकी गाड़ी में हमेशा बैठते थे, और आगे और पीछे भी जिप्सी चलती थी उनके साथ। ठीक है, हाँ, तो उनके साथ उसमें भी जो है वो एक्स एनएसजी एसपीजी के कमांडोज हुआ करते थे। तो उनको ना फॉलो करना बड़ा डिफिकल्ट होता था। अच्छा। हाँ, लेकिन उनकी वाइफ ने क्या किया कि हमने उनकी वाइफ को एक जीपीएस ट्रैकर दिया। तो जीपीएस ट्रैकर जो है उन्होंने उनकी वाइफ ने मैग्नेट के थ्रू नीचे पेस्ट कर दिया गाड़ी के लिए, ताकि हम थोड़ा डिस्टेंस लेके उनको फॉलो कर पाएं। क्योंकि एकदम सिक्योरिटी की नज़रों में आप फॉलो कर रहे हो तो एकदम सिक्योरिटी की नज़रों में आते हो। मुंबई बेस्ड केस था ये, राइट। सो अब फॉलो कर पाना जो है ना उनको बड़ा डिफिकल्ट होता था उस टाइम पे। तो अब क्या हो कि लेकिन फिर भी हम जीपीएस ट्रैकर के थ्रू उनकी लोकेशन ट्रैक करते करते थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके उनको फॉलो। कहाँ लगाया था? गाड़ी के नीचे। अच्छा, राइट, अंडर द कार। Okay. मैग्नेट से ऊपर पेस्ट हो जाता है, राइट, एंड इट्स अ वेरी हैवी मैग्नेट। अच्छा। हाँ हाँ, तो उससे हम उसको लोकेशन ट्रेस करते रहते हैं कार की। तो हमने कई दिनों तक ट्रेस किया तो हमें लगा कि बड़ी रेगुलर मूवमेंट्स हैं। कोई ऑफिस जाते थे, ऑफिस से घर आ जाते थे। ठीक है, सो पार्टीज में भी जाते थे अपने ऑफिस के बाद, बट पार्टीज में जाते तो रेगुलर पार्टीज होती थी, उसमें हमने कुछ एब्रप्ट नहीं देखा। एक दिन क्या हुआ कि जब हमारी टीम उनको फॉलो कर रही थी तो देखा कि उनका जो कॉन्वॉय था एक जगह पे रुका बीच में सिक्योरिटी के साथ। उसने क्या किया, इस पर्सन ने जो आगे और पीछे की जो सिक्योरिटी थी ना जो साथ में चलती थी, वो छोड़ दिया। ओके। उस सिक्योरिटी को छोड़ के सिर्फ जो अपना ड्राइवर था उसका, जो पीएसओ भी था उसका, और 2 जो गाड़ी के वाला जो पीएसओ, सिर्फ उनको साथ में रखा आपने। एंड इस सिक्योरिटी को पीछे छोड़ के वो आगे बढ़ गए।
ठीक है। अब सिक्योरिटी साथ में नहीं तो हमें अपॉर्चुनिटी मिल गई उनको ढंग से फॉलो करने की, ओके। ठीक है। तो हमने जब हमारी टीम ने उनको फॉलो किया तो आगे जाके देखा कि फिल्दी, मतलब अनबिलीवेबल, एक ना रेड लाइट पर रुके, वहाँ पे जो रैक पिकर्स होते हैं ना, जो भीख मांगते हैं बच्चे, 16-17 साल की एक बच्ची होगी, ठीक है, वो आई उनसे भीख मांगने, ठीक है। तो उससे वो उसका ना उनका बॉडीगार्ड निकला, उसको साइड में ले गया उसको, बच्ची को, ठीक है, और उसको ले जाके उससे पता नहीं उसने क्या बात करी, हम तो दूर से ऑब्जर्व कर रहे थे, हमें लगा पता नहीं क्या बात कर रहा है क्या नहीं, हमें क्या पता क्या बात कर रहा है। थोड़ी देर में लड़की उनकी गाड़ी में बैठ गई, ठीक है। अब वो गाड़ी में बैठ गई, हमने लगा लड़की को गाड़ी में बैठा लिया, दैट वाज अ अननेचुरल मूवमेंट, ये तो हमने कभी देखा ही नहीं था, ये कैसे हो सकता है। गाड़ी में आके बैठ गई, रैक पिकर थी, उसको उन्होंने वीडियोस बना लिए। अब वो वहाँ पे गए, उसको गाड़ी को फॉलो किया, हमने गाड़ी को फॉलो किया, देखा कि एक बड़ा एलीट सैलून, ठीक है, उस लड़की को उसको एलीट सैलून में ले गए, एलीट सैलून में ले जाके उसको अंदर ले गए, हम वेट कर रहे थे बाहर। तो ये जो थे, अच्छा अंदर वो खुद नहीं गया था, जो है ना उसका जो बॉडीगार्ड था वही लेके गया था अंदर, ठीक है। थोड़ी देर बाद देखा कि वो अंदर से लड़की आई 1.5-2 घंटे बाद, बिल्कुल नई ड्रेस में, बिल्कुल मेकअप में, बिल्कुल नई लगते बाल वाल एकदम, वो हम पहचान नहीं पाई वही लड़की है, हैरान हो गए हम। She was 16-17 years. शी वाज 16-17 ईयर्स, और हम हैरान हो गए वही लड़की है, ठीक है, पूरा मेकअप वेकअप करके। एंड देन यू नो शी केम बैक, सेट इन द कार, और वो एक 5 स्टार होटल में गए। 5 स्टार होटल में जब वो गए, ये सिक्योरिटी ऑफिसर्स बाहर रहे, और वो उस लड़की के साथ अंदर रूम में चेक इन करके, हमने पूरी वीडियोस बनाई उसके अंदर जाते हुए। अच्छा। और वी गॉट सो एस्टोनिश्ड, हमने सोचा कि एक मतलब बैगर को पिक करके उसको सैलून में ले जाके उसको तैयार करवा के उसको होटल में ले जा रहे हैं। एंड दिस इज द डार्केस्ट सीक्रेट दैट आई कुड एवर सी ऑफ द हाई क्लास सोसाइटी। मतलब आई गॉट जस्ट एस्टोनिश्ड, बॉन्कर्स, सारी टीम हमारे ऑफिस में, यू नो इट गॉट बॉन्कर्स। तो ये एक हैबिट थी, ऐसा फिर बाद में भी नोटिस करा? इट वॉज अ हैबिट ऑफ हिम। और ऐसे तो फिर जो एक बार अगर आपकी निगाह में एक चीज़ आ जाती है तो देन यू नो यू आपको पता लग जाता है कि व्हाट पर्सन इज एग्जैक्टली अप टू, फिटिश थी उसके दिमाग में, राइट, मे बी ही वॉज अ परवर्ट, राइट। सो ऐसे हमने कम से कम उसको 4 या 5 ओकेजन्स पे सिमिलर तरीके से अलग अलग गर्ल्स के साथ पकड़ा। दिस कैन ऑल्सो बी अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में भी। इट वॉज अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर ओनली। कुछ लोगों को क्या होता है, कुछ लोगों को साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है कि यू नो दे आर इनटू वॉयरिज्म, राइट। कुछ लोगों को होता है कि दे वांट टू स्वैप, ऐसे चीज़ें ना डर्ट ऑफ द सोसाइटी कई बार हमें देखने को मिल ही जाती है। So, क्या आपने फिर उनकी वाइफ को बताया? She also we might be also very submit shocked. all the videos to her, right? So she also felt so filthy about her own husband. She started crying profusely in front of us. तो जब डिस्कवरीज होती हैं तो ऑब्वियसली पेन तो होता है पर्सन को, और वो भी इतना डर्ट देखने के बाद अपने ही हस्बैंड के बारे में जिसके आप इतना रिगार्ड करते हो, जिसने इतना नाम कमाया है, इससे अखबारों में आर्टिकल्स आते हैं, ठीक है, जिसको लोग इतना यू नो रिगार्ड करते हैं, फ्लीट ऑफ यू नो हज़ारों में तो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं कंपनी के अंदर, एंड फाइनली यू डिस्कवर कि इतना बड़ा आदमी और ये काम, मतलब शॉकिंग है काफी। शॉकिंग है। इज बीइंग अ डिटेक्टिव लीगल? क्या हम किसी पे जासूसी करा सकते हैं लीगल तरीके से? डिटेक्टिव प्रोफेशन लीगल है नहीं, बहुत लोगों के दिमाग में चलता है कि आप प्रिवेसी इंट्रूड करते हो, इन्वेस्टिगेशन प्रोफेशन लीगल नहीं है। तो मैं एक तो सबसे पहली बात प्रिवेसी और लीगैलिटी दोनों के बारे में क्लियर करता हूँ, ठीक है। जहाँ तक लीगैलिटी है, इट इज़ 100% लीगल प्रोफेशन। वी आर अ रजिस्टर्ड लीगल बॉडी, रजिस्टर्ड विद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज of government of India. We are a legal body. That is why, you know, even government hires us for various investigations. Got it. Right? Not only corporate sector, not only private individuals. I want to give you a context एक केस का, और आप मुझे बताना है कि अगर आप उस केस में डिटेक्टिव होते तो आप क्या करते। ये मेरे किसी नोन टू का केस है जिसमें उन्हें कुछ कुछ चीज़ों का डाउट था, ठीक है। सो देयर वाज अ फ्रेंड ऑफ माइन, अ डॉक्टर, सो शी गॉट मैरिड टू समवन, एंड आफ्टर 2-3 years दे बोथ डिसाइडेड कि अब
उनको अलग होना है। एंड वो जो लड़के की फैमिली थी उन्होंने उनकी सारी ज्वेलरी वगैरह रख ली और एवरीथिंग, एंड उनके सारे डॉक्यूमेंट्स और ये सब। एंड वो केस उसके बाद डाइवोर्स उनका चल रहा था, बट वो अमाउंट नहीं फिक्स हो पा रहा था कि उनको लड़की को कितने पैसे देना है। लड़की फाइट कर रही थी। मीनवाइल लड़की को ये डाउट होता है कि दैट गाय गॉट मैरिड टू समवन एल्स, एंड अब जो लड़की उनके घर में रह रही है शी इज़ प्रेग्नेंट ऑल्सो, ठीक है। सो अब इस केस में टू कंफर्म दिस और टू मेक श्योर कि उसने ऐसा कर दिया, बिकॉज नाउ इट्स अ क्राइम ना कि बिना डाइवोर्स के ये कर दिया है। देखो मैंने आपको बाइगैमी के केस डिस्कस किया था ना, हाँ। ये बाइगैमी वही है। ये लोग बिना डिवोर्स, बिकॉज लॉन्ग टर्म प्रोसेस है डिवोर्स का, 10-10 12-12 साल कोर्ट में धक्के खाते रहते हैं लोग, ठीक है। तो क्या करते हैं, सीक्रेटली मैरिज कर लेते हैं। क्या होता है कि जब आप किसी पर्सन की आपके पास इन्वेस्टिगेशन आती है तो हमारे पास ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के टूल्स होते हैं बहुत सारे, जिसमें कि हम ये पता कर लेते हैं जिनके थ्रू टेक्निकली कि पर्सन रह कहाँ पे रहा है। और कई बार हम उनको फॉलो भी करते हैं, उनके ऑफिस से उनके घर तक फॉलो करेंगे, उनकी नई लोकेशन पता कर लेते हैं, ठीक है। और लोकेशन पता करने के बाद हम जो है उनके घर में आस पड़ोस में इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, घर के ऊपर रेगुलर सर्विलेंस रखते हैं। और कभी कोई कवर अडॉप्ट करके जाते हैं, कभी कोई कवर अडॉप्ट करके जाते हैं कि वेदर दे हैव गॉट रीमैरिड और नॉट। अलग अलग टाइप के कवर्स बताना थोड़े। जैसे कि हम कभी जाते हैं क्रेडिट कार्ड वेरिफिकेशन एजेंट्स बन के, कभी जोमेटो डिलीवरी बॉयज़ बन के, कभी ब्लिंकिट बॉयज़ बन के, कभी कुछ और बॉयज़ बन के जाते हैं ये पता करने के लिए कि भाई पर्सन जो है अंदर घर में कौन कौन रह रहा है, ठीक है। सो कभी कुछ सर्वे करने चले जाते हैं, सर्वे से पता चल जाता है घर में कितने लोग रह रहे हैं, राइट। उनके जो लैंडलॉर्ड्स हैं उनसे पता करते हैं, उनके घर के जब सर्वेंट्स बाहर निकलते हैं, ठीक है, तो सर्वेंट्स की वेट करते हैं लोग बाहर खड़े होकर, जब सर्वेंट्स निकले तो उनसे इंक्वायरी करेंगे। आजकल सबके घर में सर्वेंट्स होते हैं, उनके नेबरहुड में इन्वेस्टिगेशंस करते हैं कि भाई यहाँ पे ये जो रह रहे हैं किसके साथ रह रहे हैं, कौन कौन है घर में। तो उससे पता चल जाता है कि वेदर दे आर स्टेइंग देयर इन द कैपेसिटी ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ और नॉट। और कभी कभी हम बड़ा स्मार्ट रोल प्ले करते हैं। स्मार्ट रोल कैसे प्ले करते हैं, जब हस्बैंड जॉब पे गया तो वाइफ एक कोरियर डिलीवर कराते हैं हस्बैंड के नाम से, ठीक है। और ऑन कैमरा हमारे इन्वेस्टिगेटर्स कोरियर डिलीवर करने जाते हैं, और जब कोरियर डिलीवर कर रहे होते हैं तो उसी से पूछ रहे थे आपके कौन लगते हैं, तो खुद ही कहती मेरे हस्बैंड है, ठीक है, आप मुझे दे दो कोरियर, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि सीधा उसके मुंह से निकल के आगे मेरे हस्बैंड है, तो इट बिकम्स अ डायरेक्ट एविडेंस अगेंस्ट हर, ठीक है, दैट दे आर हस्बैंड वाइफ। तो बेसिकली कलेक्टिव एफर्ट ऑफ बहुत सारी चीज़ों का आप प्रूफ कर पाते हो दैट देयर इनटू बाइगैमी। कई बार हम क्या करते हैं, एक केस में तो हमने टेनेंट बना के भेजा था उनके घर में, हमारे एक अंडरकवर एजेंट उनके घर में उनका टेनेंट बन के रहा था, ये प्रूफ, क्योंकि वो अपनी वाइफ का कहीं निकलता ही नहीं था, उनके बच्चा भी था, ठीक है। हाँ, ये केस था एमपी की किसी सिटी का, जिसमें बाहर ही नहीं निकलता था अपनी वाइफ के साथ, लेकिन हमें पता था कि वो मैरिड है। और हमने कई दिनों तक वॉच किया उसको, वो बाहर ही नहीं निकलता था, वाइफ को बिल्कुल कन्फाइंड अंदर घर के अंदर ही रखता था, किसी को नहीं प्रूव होने देता कि वो जो है वो मैरिड है। उस केस में हमारे को अपने अंडरकवर एजेंट को हमने देखा कि एक टेनेंसी का बोर्ड लगा रखा है कि उसको टेनेंट की जरूरत है, हमने टेनेंट बना के अंदर भेज दिया। अच्छा। और वो टेनेंट बन के उनके घर में रहा, और फिर अंदर, क्योंकि जब आप अंदर हो टेनेंट बन के रह रहे हो तो फिर तो आप सभी कुछ देख रहे हो कि बच्चे, वो उसको पापा बोल रहा है उनका बच्चा, और वो साथ में खाना खा रहे हैं, फिर वीडियोस बनाए। तो आपको ना कई बार अनकन्वेंशनल अप्रोचेस अडॉप्ट करनी पड़ती हैं, स्मार्ट गेम प्ले करना पड़ता है। इन्वेस्टिगेशन का ना कोई एक एक्यूरेट मेथड नहीं होता कि इस तरीके से ही निकल जाएगी आपकी इन्फॉर्मेशन। आपको अलग अलग मेथड्स यूज़ करने पड़ते हैं इन्वेस्टिगेशन को करने के लिए। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे प्री मैरिटल बहुत सारे लोग आते होंगे आपसे इन्वेस्टिगेशन कराने, बट वो प्री मैरिटल इन्वेस्टिगेशन आपके हिसाब से क्या सबको करवानी चाहिए, या कुछ सर्टेन रेड फ्लैग्स हैं जब वो देखे तभी करवानी चाहिए? नहीं, मेरे हिसाब से इन्वेस्टिगेशन हर किसी को करानी चाहिए, बिकॉज व्हाट इफ यू आर नॉट एबल टू सी रेड फ्लैग्स। आपको नहीं दिख रहे हैं रेड फ्लैग्स, बट वो खराब तो हो सकता है ना आदमी तब भी। प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन कराए बिना तो आज की डेट में शादी करनी ही नहीं चाहिए। Even if it's a love marriage? अगर 10 साल पुराना रिलेशनशिप भी हो ना तो भी नहीं करनी चाहिए। पीपल कैन बी फेक, दे कैन लाई अबाउट देमसेल्व्स, दे कैन लाई अबाउट सो मेनी थिंग्स। हम पोस्ट मैट्रिमोनियल के जितने केसेस करते हैं ना, उस केसेस को अगर आप देखोगे तो कितने केसेस में ऐसे होते हैं इसमें लव मैरिज हुई होती है पहले, और बाद में मैट्रिमोनियल मैरिज का डिस्प्यूट्स होते हैं, बिकॉज लोग अपने बारे में झूठ बोलते हैं। होते कुछ और है, फाइनेंशियल स्टेटस अपना कुछ और दिखाते हैं। सबसे बड़ा झूठ क्या बोलते हैं? फाइनेंसेस? नहीं, लड़कियां झूठ बोलती हैं अपने अफेयर्स के बारे में, पास्ट अफेयर्स के बारे में, अच्छा, कि मेरा तो कोई अफेयर नहीं था, ठीक है। और लड़के झूठ बोलते हैं अपने फाइनेंसेस के बारे में कि मेरे तो एसेट्स इतने सारे हैं, मेरी तो इनकम इतनी सारी है, तो मेरे तो पेरेंट्स ये करते हैं, तो सबसे बड़ा झूठ। बाकी झूठ तो बहुत सारे होते हैं। झूठ लोग एजुकेशन के बारे में बोलते हैं, लोग झूठ अपने जो है वाइसिस के बारे में बोलते हैं, कुछ लोग गैम्बलिंग में होते हैं, कुछ लोग वुमनाइजिंग में होते हैं, कुछ लोग एडिक्शन होता है, ड्रग्स का एडिक्शन होता है, अल्कोहल का एडिक्शन होता है, कुछ लोग झूठ बोलते हैं अपने
उनकी जो है रेप्यूटेशन ख़राब होती है, डिफ़ॉल्ट्स होते हैं लोन्स के ऊपर, ठीक है, लोगों से पैसा लिया होता है, ठीक है, और पैसा वापस नहीं कर रहे होते हैं, बैंक से पैसा लिया होता है, डिफ़ॉल्ट्स होते हैं बैंक से, उसके बारे में झूठ बोलते हैं, ठीक है, अपनी मेडिकल हिस्ट्री के बारे में झूठ बोलते हैं। अब एक केस मैं आपको बताता हूँ, देखो कितना स्ट्रेंज केस था वो, ठीक है, इतना स्ट्रेंज केस था कि देखो ये सारी झूठ ना जो बोलने में जो आपको याद रह जाते हैं वो वही केसेस होते हैं जो स्ट्रेंज किस्म के होते हैं। करेक्ट, हाँ। अब हम ऐसे एक प्री मैट्रिमोनियल केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, हाँ। ठीक है, जब हम प्री मैट्रिमोनियल केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तो द गर्ल वाज इन लव विद द बॉय। जो लड़का था नहीं उल्टा था, रिवर्स था, द बॉय वाज इन लव विद द गर्ल, ठीक है, जो गर्ल थी पेरेंट्स जो थे दे वर नॉट इन अप्रूवल। वो हमारे पास आए कि भाई इस लड़की की इन्वेस्टिगेशन कर दो, पता नहीं लड़की कैसी है, फैमिली कैसी है। अब हमने लड़की के बारे में इन्वेस्टिगेशन की तो हमें पता चला सभी कुछ अच्छा है, इसके बारे में तो एवरीथिंग इज़ गुड, राइट, सो अच्छा कमा रही है, सब कुछ अच्छा है, ठीक है, अच्छी सोसाइटी से बिलोंग करती है, फैमिली उसकी बड़ी अच्छी है, एजुकेटेड पेरेंट्स हैं, अच्छे कॉर्पोरेट में काम करते हैं दोनों पेरेंट्स, एवरीथिंग वाज वी आर फाइंडिंग आउट गुड। लेकिन एक जगह पे हम ना उसके ड्राइवर से बात कर रहे थे उसको कॉन्फिडेंस में लेके, तो ड्राइवर जो है ना जिल्टेड था उनका, मतलब वो वहाँ पे नौकरी छोड़ने वाला था अपनी। उसने ना हमने उसको जॉब के लिए बोला कि भाई हमारे यहाँ जॉब कर लो ये वो, तो हमने उनसे उसका फीडबैक लेके तुम्हारे पुराने मालिक कैसे थे, तो उसने हमें पता क्या बताया, कहता है कि सर आपको क्या बताऊं कि ये जो इसके माँ बाप है ना, ये जो लड़की जो माँ बाप थे, कहते हैं ये लोग ना हाई प्रोफाइल पार्टीज में जाते हैं और जब मैं जाता हूँ तो जाते तो अपनी वाइफ को लेके और किसी और की वाइफ को लेके वो निकल रहे होते हैं और मैडम किसी और के हस्बैंड के साथ निकल रही होती हैं। अच्छा। हाँ, और कहते हैं कि ये जो है ये ऐसा लगता है कि ये जाके ना वहाँ पे अपनी वाइफ्स एक्सचेंज करते हैं। इतनी बड़ी ड्रास्टिक इन्फॉर्मेशन हमें उससे मिली और सब कुछ अपरेंटली सब कुछ ठीक लग रहा था, ठीक है, यू नेवर नो कि आपको कहाँ से क्या चीज़ मिल जाए। एब्सर्ड डिस्कवरी थी इस केस में बिल्कुल, ठीक है। और फिर जब क्लाइंट ने हमें बोला कि भाई ये तो बड़ी स्ट्रेंज डिस्कवरी है, फिर उसने हमें उसके पेरेंट्स को 1 महीने तक फॉलो कराया। हमने पेरेंट्स को 1 महीने तक सर्वेलेंस में रख के देखा कि इट एक्चुअली हैपेंड, वी मेड द वीडियोस ऑफ द सेम। बट इसमें बेटी की क्या गलती है? बेटी की कोई गलती नहीं है, बट सी आई टेल यू द कल्चर, ठीक है, दैट शी इज लिविंग इन also matters, right? The value system that is inherited through your parents, वो value system क्या होगा, ठीक है। तो हमने ना कई जगहों पे देखा है, मैं देखो किसी को गलत नहीं बोलता, बहुत सारी जगहों पे ऐसा नहीं भी होता है, लेकिन मैं काफ़ी जगहों पे देखा है जहाँ पे पेरेंट्स सेपरेटेड होते हैं, करेक्ट, ठीक है, या डिवोर्स हुआ होता है पेरेंट्स का, ठीक है, या भाई बहन के डिवोर्सेज हुए होते हैं, ठीक है, वहाँ पे हमने देखा है कि उन बच्चों की जो मैट्रिमोनियल लाइफ्स है ना, उनमें भी बहुत सारे हिंड्रेंसेस आते ही हैं, ठीक है। सो अनलेस एंड अनटिल, ठीक है, दे हैव बीन बॉर्न ब्रॉट अप विद अ लॉट ऑफ वैल्यूज़, ठीक है। सो ये चीज़ें मैं नहीं बोलता हर कोई गलत होगा, बट मैं ज़रूर बोलता हूँ कि ऐसा हमने ऑब्जर्व किया काफ़ी सारे केसेस में। गॉट इट, ठीक है। सो एवरीवन कैन नॉट अफोर्ड अ डिटेक्टिव, तो आप मेरे को ये बताओ अपने लेवल पे क्या क्या चीज़ें कोई इंसान कर सकता है अगर उसको चेक करना है कि उसका पार्टनर अच्छा है या नहीं, एंड शुड दे मैरी और नॉट। सबसे पहला स्टेप है कि क्वेश्चंस पूछे होने वाले पार्टनर से, ठीक है, क्वेश्चंस पूछे हर एक चीज़ के बारे में, उसके बैकग्राउंड के बारे में, स्कूलिंग कहाँ से करी है, कॉलेज कहाँ से किया है, रहता कहाँ पे था पहले, ठीक है, कोई बातें पूछे, कोई कितने पास्ट में अफेयर्स रहे हैं, उसके जो है कोई पास्ट में मैरिज होकर टूटी है या नहीं टूटी है, ठीक है, उनके लिटिगेशंस तो नहीं है। अब लिटिगेशन आप चेक कर सकते हो, ऑनलाइन भी चेक कर सकते हो, ई कोड डाटाबेस के थ्रू आप लिटिगेशंस किसी के चेक कर सकते हो, ठीक है, दैट इज़ नॉट समथिंग डिफिकल्ट टू फाइंड आउट, ठीक है। आप खुद जाके जो है आस पड़ोस में उनके घर के सर्वेंट से खुद इन्वेस्टिगेशंस कर सकते हो, अगर आप डिटेक्टिव हायर नहीं कर सकते हो तो, ठीक है, तो आप चेक कर लो अपनी पोटेंशियल में जाके, अगर आप कर सकते हो फील्ड में। ऑनलाइन सर्चेस चेक करो, ये चेक करो कि उनकी ऑनलाइन प्रोफाइल एग्जिस्ट करती है नहीं, बिकॉज बहुत सारे मैट्रिमोनियल फ्रॉड्स होते हैं इसमें उनकी ऑनलाइन प्रोफाइल ही नहीं होती, छुपा रखी होती है ऑनलाइन प्रोफाइल अपनी, ना इंस्टाग्राम अकाउंट्स होते हैं, ना फेसबुक अकाउंट्स होते हैं, ना लिंक्डइन अकाउंट्स होते, ठीक है। तो अगर वो नहीं है, किसी के भी ऑनलाइन प्रोफाइल ही नहीं है कोई आज की डेट में, तो इट्स अ क्लियर रेड फ्लैग, ठीक है। सो अगर वो आपसे बातों में झूठ बोलता है, आपको ये बोलता है मैं इस पर्टिकुलर कंपनी में इस डेजिग्नेशन पे काम करता हूँ, चुपचाप कुछ भी बन के कि मैं इस फला बैंक से बोल रहा हूँ, आई एम जस्ट डूइंग अ क्रेडिट वर्दिनेस चेक, पूछ लो कि भाई इस पर्सन इस पोजीशन पे काम करता भी है नहीं करता है,
ठीक है, उस कंपनी में चेक कर लो, ग्लास डोर वगैरह के जैसे वो हैं, कई सारी ऐप्स हैं जिससे आप पता कर सकते हो कि जिस डेजिग्नेशन पे वो काम कर रहा है उस पर एवरेज पैकेज कितनी देती है वो कंपनी, कि भाई अगर वो सपोज सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर है, सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर का पैकेज जो है उस कंपनी के अंदर 8 से 10 लाख रुपए का वेरी करता है, तो 8 से 10 लाख रुपए की इसकी अप्रॉक्सीमेट इनकम होगी। ठीक है, सो इस तरीके से फिर आप उससे क्वेश्चंस पूछो, डीप क्वेश्चंस पूछो, उसकी हॉबीज़ के बारे में जानो, और जो क्वेश्चंस आपने आज पूछे हैं उन क्वेश्चंस को दोबारा रिपीट करो 1 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, जबकि उसके आंसर्स भूल चुका हो। ठीक है, और ये देखो कि क्या उसके आंसर्स में कंसिस्टेंसी है या नहीं है। ओके, तो उससे आपको पता चल जाता है कि उसने पहली बार कोई चीज़ झूठ तो नहीं बोली थी। चेक द कंसिस्टेंसी इन आंसर्स। अच्छा, एक वैसे थोड़ा अलग सवाल है कि आपको क्या ऐसा लगता है कि क्या इतना भी नहीं जानना चाहिए, मतलब दिस कैन ऑल्सो बी अ रीज़न ऑफ सेपरेशन, कुछ देखो, चीज़ें पता है- हिडन ही रहनी चाहिए दो लोगों के बीच में? मैं एक चीज़ में बिलीव करता हूँ, रिलेशनशिप जो होता है ना वो ट्रस्ट के ऊपर बेस्ड होते हैं। लेट द अदर पर्सन रिजेक्ट यू ना, ठीक है, आपका सच जानने के बाद अगर सामने वाला पर्सन आपको रिजेक्ट करता है, करने दो। ठीक है, फाइंड अ पर्सन, गुड पर्सन फॉर योरसेल्फ जो आपके ट्रुथ के साथ जीना जानता हो। ठीक है, रादर देन मेकिंग द बेस ऑफ योर रिलेशनशिप ऑन लाइज। ठीक है, क्या होता है लाइज के ऊपर जो रिलेशनशिप बेस होता है ना, और वो लाइज कभी खुल जाता है तो हमेशा के लिए ना मैरिज ट्रबल्ड हो जाती है। राइट, अच्छा, और दूसरी चीज़, लोग ये कहते हैं कि ऐसी शादी में जाने का क्या फ़ायदा जिसमें ट्रस्ट ही ना हो। ये भी लोग कहते हैं कि बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन करा रहे हो। भाई लोगों के लिए आज भी टैबू है इंडिया में ये कि बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन, आप शादी बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन करा के रहे हो, आपको मतलब इतना ट्रस्ट नहीं है। ठीक है, लोग ये भी सोचते हैं, लेकिन वो लोग ये नहीं सोचते कि जितने हमारे प्री मैट्रिमोनियल केसेस आते हैं ना उतने पोस्ट मैट्रिमोनियल के आते हैं। जब डिस्प्यूट आता है ना मैरिज के बाद, और जब 12-12 साल तक लड़के और लड़की और पूरी की पूरी फैमिलीज डिस्ट्रॉय होती हैं, चक्कर काटती रहती हैं कोर्ट्स भरी पड़ी हैं ऐसे केसेस से, तब उनको पता चलता है कि काश हमने प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन करा ली होती। बस चलिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा होगा बहुत लोगों ने, दैट हु इज़ चीटिंग मोर, बॉयज़ और गर्ल्स? तो आप एज पर द एनेक्डोटल रेफरेंसेस यू हैव, आपको क्या लगता है? वेयर एवर देर इज़ अ मैन इन्वॉल्व देर इज़ अ वुमन इन्वॉल्व। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, चीटिंग जो है ना, हमारे पास जितने भी केसेस आते हैं हमारे पास इक्वल आते हैं, जितने मैन हाँ, आते हैं क्योंकि उतने कोई women कर रहा है आते तो हैं। वो किसी के साथ ही कर रहा हाँ, है। उतने ही विमेन के केसेस आते हैं हमारे पास। ठीक है, और ये भी एक तरीके की चीटिंग है कि अगर कोई सपोज करो मैरिड है, अगर सपोज लेडी मैरिड है, ठीक है, और वो जो है एक पर्सन उसका रिलेशनशिप बनाए हुए है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो लेडी ही चीट कर रही है, ये पर्सन भी तो चीट कर रहा है। Correct, yes. ठीक है, सिमिलर इज द अदर वे अराउंड ऑल्सो, कि अगर कोई आदमी मैरिड है और उस किसी लड़की का उसके साथ अफेयर है, तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ वो आदमी चीट कर रहा है, ये गर्ल भी तो चीट ही कर रही है ना, डिस्पाइट ऑफ नोइंग दैट ही इज ऑलरेडी मैरिड। आपने कभी क्या कोई मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करी है? बहुत सारी करी है। तो आप बताओ कोई टॉप मर्डर मिस्ट्री। एक केस था ऐसा, ये मैं पहले भी एक जगह बता चुका हूँ, बट इंटरेस्टिंग केस स्टडी है इसलिए एकदम से ऑफ हैंड याद आ गया मुझे। हाँ, बताओ। ठीक है, इसमें क्या था इस केस में कि एक बहुत इन्फ्लुएंशियल पर्सन थे। ठीक है, सो इन्फ्लुएंशियल पर्सन इन द सेंस गवर्नमेंट सर्विस में वन ऑफ द सीनियर पर्सन्स, ओके, राइट, सो ऐसे IAS IPS टाइप? हाँ ऐसे ही मान लो। ठीक है, तो अच्छा, उनका जो है ना उनके बेटे ने सुसाइड कर लिया था। ओके, वो रेल की पटरी पे आके कट के मर गया था। राइट, सो अच्छा, अब क्या था कि जब उसने सुसाइड किया तो ऑब्वियसली रेल की पटरी के नीचे कट के मरा था। पुलिस ने जो है डिक्लेयर कर दिया कि भाई तो क्लियर कट केस ऑफ सुसाइड है और कुछ है नहीं, इसमें कोई एविडेंस तो मिल नहीं रहा है, कुछ है नहीं। ठीक है, तो उनको लगता था कि उन्होंने हमें बुलाया, कहते यार पुलिस तो कह रही है कि जो है ना सुसाइड है, ये मर्डर नहीं है, बट फिर भी मेरा बेटा इतना एंथुसियास्ट था, इतना एनर्जेटिक था, पढ़ने गया हुआ था बाहर। ठीक है, और वो एक 1-1.5 घंटा पहले तो मेरी उससे बात हुई है, कोई उसके अंदर कोई डिप्रेशन का साइन नहीं था, कुछ नहीं था, हंस के बात कर रहा था और कह भी रहा था कि पापा मैं दिवाली पे घर आऊँगा, मैं ये ले आऊँगा, मैं ये करेंगे, हम वो करेंगे। 1 घंटे में ऐसा क्या हुआ, उसने सुसाइड कर लिया। ठीक है, तो कहते हैं कि कोई लॉजिक तो होना चाहिए ना सुसाइड के पीछे। तो हमने जो है फिर उन्होंने कहा जी अगर फिर भी उसने सुसाइड किया है, दैट इज़ आवर लक, फिर हम मान लेंगे भाई हमारी किस्मत है और क्या है। लेकिन अगर सुसाइड नहीं किया और किसी ने मर्डर किया है तो आई वुड नॉट लीव दैट पर्सन। ठीक है, तो प्लीज़ फाइंड आउट द रियल फैक्ट बिहाइंड इट, कि क्या फैक्ट है इसके पीछे। अच्छा, अब हमने क्या किया कि हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू करी। उसकी ना एक गर्लफ्रेंड भी थी। ओके, ठीक है, जब उसकी डेथ से जस्ट डेथ से बिफोर उसके मोबाइल फ़ोन से पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग उसने अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल किया था
ठीक है, और सिर्फ 1 मिनट की बात हुई थी, राइट, मतलब कॉल उनकी 1 मिनट के लिए चली थी पुलिस के हिसाब से। पुलिस ने उसकी गर्लफ्रेंड को क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया था, राइट। जब पुलिस से उसने क्वेश्चनिंग करी, पुलिस ने गर्लफ्रेंड से क्वेश्चनिंग करी, तो गर्लफ्रेंड ने कहा कि मेरे से जब उसका कॉल आया, ठीक है, तो वो म्यूट पे था उधर की साइड से। मैं हेलो हेलो बोले जा रही थी इधर से, काफ़ी देर तक मैंने सोचा कि म्यूट ऑन करेगा, पर उसने म्यूट ऑन नहीं किया था, ठीक है। तो मैं उधर की आवाज़ कुछ नहीं सुन पाई, ठीक है। तो मुझे नहीं पता कि आखिर में क्या बात हुई क्या नहीं हुई, और मेरे से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था, कुछ नहीं हुआ था, ठीक है। फिर भी क्या होता है कि आपको सबसे ज़्यादा शक जो है ना गर्लफ्रेंड के ऊपर जाता है कि भाई हो सकता है इसका इन्वॉल्वमेंट कहीं रहा हो, कहीं झूठ ना बोल रही हो, कुछ ना बोल रही हो। तो हम इंडिविजुअली उसकी गर्लफ्रेंड के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, ऐसा किसी और का अफेयर तो नहीं है, किसी अनसोशल एलिमेंट का लिंक में तो नहीं है, ठीक है, कोई जो है ऐसा कोई बिहेवियर तो नहीं है, एब्जर्व बिहेवियर तो नहीं है, कोई पास्ट हिस्ट्री में कोई ऐसा तो नहीं हुआ है किसी और के साथ। वो सारी चीज़ें हम चेक कर रहे थे, ठीक है। तो उसके हम बैकग्राउंड चेक कर रहे थे, कौन इसके पास्ट बॉयफ्रेंड्स थे, सारी चीज़ें हम चेक कर रहे थे। तो ये तो एक अलग इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। अब जिस जगह पे उसने सुसाइड किया था, ठीक है, उसके ऊपर, उस स्पॉट के ऊपर, ठीक है, क्राइम स्पॉट के ऊपर हमारी टीम ने विजिट किया। तो हमारे यहाँ पर एक सीनियर आईबी ऑफिसर काम किया करते, फॉर्मर आईबी ऑफिसर, उन्होंने वहाँ पे विजिट किया। वो जो ट्रेन की जो पटरी थी ना, वो खेतों के अंदर से एक पगडंडी जाती थी। पगडंडी जो है वो ट्रेन के ट्रैक पर ले जाती थी, और वहाँ पे उसका सुसाइड हुआ था, ठीक है। उन्होंने जब ऑटोप्सी जब हुई थी उस बॉडी की, तो पिक्चर्स में जो है ना, उन्होंने जो हमारे आईबी ऑफिसर थे, उन्होंने एक चीज़ बड़ी वो एब्सर्ड नोटिस करी कि उसके हेड पे एक इंजरी का मार्क था, बट ऑटोप्सी में वो मार्क मेंशन नहीं था, ऑटोप्सी की रिपोर्ट में, ठीक है। समहाउ मिस हो गया होगा या जो भी हो गया होगा, हल्का सा इंजरी का मार्क था, और उनको लगा शायद पुराना मार्क है, बट उनको जो हमारे आईबी ऑफिसर, उनको लगा कि नहीं पुराना मार्क नहीं है, नया ही मार्क है, ठीक है। तो ऑटोप्सी की रिपोर्ट में मेंशन नहीं था, तो उनको शक हुआ, उनको लगा कि ये मार्क क्यों होना चाहिए भाई। अगर आप ट्रेन की पटरी के पे लेटे हुए हो, आपका जो सर है वो ट्रेन की पटरी से बाहर है, ठीक है, ट्रेन आपके ऊपर से गुजर गई, आपकी बॉडी यहाँ से कट गई, ठीक है, फोरहेड पे इंजरी कैसे आएगी आपके, राइट। तो इट वाज समथिंग लाइक दैट, उनके दिमाग में ये हिट कर रही थी बार बार। उन्होंने स्पॉट पे जाके जब इन्वेस्टिगेशन करी, तो देखा कि जब पगडंडी और रेलवे ट्रैक पे जा रही है, तो सबसे दूसरा पॉइंट जो शक का आया हमारे दिमाग में कि अगर किसी को सुसाइड करना है तो रेलवे स्टेशन पे जाके कर लिया, कूद जाएगा, ठीक है, या ओपन पटरियाँ जाती हैं, खेत के अंदर से इतने ऊंची ऊंची वहाँ पे फील्ड्स हैं, उसमें पगडंडी में से अंदर जाके क्यों जाएगा वो सुसाइड करने, वही स्पॉट क्यों चुनेगा वो सुसाइड करने के लिए। तो हमारे पास हो गया सेकेंड पॉइंट। अब जब वो वहाँ से बाहर निकल रहे थे ना, वो बहुत लेस विजिटेड प्लेस था, लेस विजिटेड इन द सेंस कि लोग वहाँ पे आते जाते ही नहीं थे, सेक्लूडेड सा प्लेस था वो। तो उस जगह पे उन्होंने देखा कि पगडंडी पे ना स्कूटी के मार्क्स हैं, स्कूटी के टायर्स के, एंड व्हेन इट इज़ कमिंग टू द हाईवे, वो पूरा हाईवे था बाहर, और हाईवे से वो लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, आगे जाके गायब हो जाते हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि भाई स्कूटी यहाँ पर अंदर क्यों आई होगी ये, ठीक है, मार्क्स क्यों होने चाहिए यहाँ पे, और ये अच्छा हम हाईवे पे आगे तक गए, ठीक है, हाईवे पे आगे तक गए तो हमने देखा कहीं पे सीसीटीवीज़ नहीं थे, कुछ नहीं थे। एक बहुत आगे जाके एक सीसीटीवी मिला हमें, ठीक है, उस सीसीटीवी में देखा तो 2 लड़के एक स्कूटी पे, दोनों ने हेलमेट पहना हुआ था और दोनों आ रहे थे, लेकिन उसमें स्कूटी का नंबर नहीं आ रहा था कुछ भी, ठीक है, लेकिन डेट उसी दिन की थी, जिस दिन उसने सुसाइड किया था, ठीक है। तो हमारा शक और पक्का होता जा रहा था, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, इधर से तो कोई वो नहीं मिल रहा था, क्लू नहीं मिल रहा था। अब हमने क्या किया, हमने ना दूसरी तरफ से इन्वेस्टिगेशन शुरू करी। हमने जो पुलिस का जो आईओ था जो इस केस में इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, क्योंकि हमारी टीम में पुलिस ऑफिसर्स होते ही हैं, सीनियर पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, तो अपने कॉन्टैक्ट्स के थ्रू, ठीक है, उसको हमने पुलिस के कॉन्टैक्ट के थ्रू उन्होंने उनके सीनियर्स को बोल दिया, सीनियर्स ने बोल दिया भाई आप कॉपरेट करो उनके साथ, ठीक है। तो हमारे साथ पूरा कॉपरेट भी कर रहा था इन्वेस्टिगेशंस में, ठीक है, और क्लाइंट खुद ही बड़ा इन्फ्लुएंशियल था, उसने भी बुलवा दिया था कि भाई इनके साथ कॉपरेट करना है आपको। तो हमने कहा जी आप इसके ना CDR निकालो, कॉल डाटा रिकॉर्ड्स निकालो, और इसकी लोकेशन चेक करते हैं लड़के की, ठीक है। तो हमने ना उसकी जब CDR हमने उसे चेक करनी शुरू करी, तो जिस दिन वो हुआ था, क्राइम हुआ था, तो हमने उसके लोकेशन चेक करनी शुरू करी। तो जब हमने उसे लोकेशन चेक करनी शुरू करी सुबह से लेके, तो हम हर उस लोकेशन पे पहुँचे जहाँ जहाँ पे वो गया था। तो जो उसकी लास्ट लोकेशन आई ना, जिसके बाद वो लोकेशन जो थी वो थी एक पर्टिकुलर जगह की वहाँ पे, क्योंकि वो जो लोकेशन आती है ना नीयरेस्ट टावर की आती है, वो एग्जैक्ट लोकेशन तक नहीं ले आता आपको, नीयरेस्ट टावर की लोकेशन पे ले आता, तो उस एरिया में आपको जाके सर्च करना पड़ता है कि क्या चीज़ है। लेकिन वो एक आइडियल स्पॉट की लोकेशन थी,
उस आइडियल स्पॉट पे विद इन 50 मीटर्स ऑफ रेडियल डिस्टेंस एक चाय वाला था। चाय वाला मतलब इन द सेंस कि कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स ना वहाँ पे चाय, पकौड़े, समोसे और ये सब चीज़ें वो रखा करता था, काफ़ी सारी चीज़ें रखता था, सिगरेट्स वगैरह सब रखता था। तो अच्छी प्रोफाइल की दुकान उसने बना रखी थी वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा भी उसने लगा रखा था, क्योंकि बच्चे आते थे तो इसलिए सीसीटीवी कैमरा लगा के रखता था सारे स्टूडेंट्स से, कि कोई हुलिगनिज्म ना हो जाए, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, कोई लूट मार ना हो जाए। सेक्युलर प्लेस ही लोग अपनी सिक्योरिटी के लिए लगा लेते हैं सीसीटीवी कैमरास, तो सीसीटीवी कैमरा लगा रखा था वहाँ पे। तो हमने वहाँ पे जब जाके हमने उससे कहा कि भाई तू सीसीटीवी कैमरा दिखा। उसने कहा ज़्यादा दिन नहीं बीते थे इस इवेंट को, तो उसने हमें सीसीटीवी कैमरा दिखा दिया। जब हमने वो सीसीटीवी कैमरा देखा, ठीक है, तो हमने उस दिन की पूरी एक चीज़ की हमने क्लिपिंग देखनी शुरू करी। कई सारे बच्चे आए थे, ठीक है, तो ये बच्चा भी आया था, मतलब हमारे क्लाइंट का बेटा भी आया था। वहाँ पे हम सीसीटीवी में बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है कि वो है वहाँ पे अपना समोसे खा रहा है, चाय पी रहा है, ठीक है, एंड ही इज़ वेरी हैप्पी, ठीक है। तब हमने सीसीटीवी में ऑब्जर्व किया 2 लड़के आए स्कूटी पे, ठीक है, दोनों ने हेलमेट पहना हुआ था। तो दोनों ने जो इन्होंने हेलमेट पहना हुआ था वो हेलमेट उतारा, उन्होंने उससे बात करी, ठीक है, और हंसी मजाक कर रहे हैं तीनों मिलके, और उसको बीच में बिठाया आपने और दोनों लेके चले गए, ठीक है। अब यहाँ से हमें स्कूटी का नंबर मिल गया। वो तो तब तो मिला नहीं था हाईवे पे, यहाँ से हमें स्कूटी का नंबर मिल गया, और हमारा अब तो शक पक्का हो गया कि इन कुछ ना हो, इन 2 लड़कों का इन्वॉल्वमेंट तो है इसमें काम में, ठीक है। फिर क्या किया कि हमने स्कूटी के नंबर से ये ट्रेस किया कि वो लोग कौन है। जब हमने लोग ट्रेस किए तो हम उनके एड्रेस से पहुंचे। अच्छा, वो स्कूटी जो थी ना, वो जो उसका पुराना ओनर था उसके नाम से थी, उन्होंने अभी तक अपने नाम से ट्रांसफ़र नहीं कराई थी स्कूटी, ठीक है। तो हम पुराने ओनर के पास पहुंचे। पुराने ओनर ने हमें बताया कि ये जो स्कूटी है मैं इस पर्सन को बेच चुका हूँ, ठीक है। हम उसके घर पहुँचे। अब देखो कोइंसिडेंस, जिस पर्सन के हम घर पहुँचे, ठीक है, जो नाम निकला उस पर्सन का, और जो हम उसकी गर्लफ्रेंड के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, हम उसके पास रिलेशनशिप्स चेक कर रहे थे, ठीक है। तो पास रिलेशनशिप में जो हमें बॉयफ्रेंड का, उसका पास बॉयफ्रेंड का नाम आया था, और ये वाला जो पर्सन था वो सेम थे, ठीक है। तो हमारे को ये एस्टेब्लिश हो गया लिंक। अब जो है हमने आके केस के आईओ को ये बात बताई, भाई ऐसे ऐसे लिंक सारा एस्टेब्लिश हो गया, सीसीटीवी की सारी रिकॉर्डिंग्स गई, पुलिस भी पूरी हिल गई देख के। तो उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया हमारी इन्वेस्टिगेशन को, जी आप तो काफ़ी आगे तक पहुँच गए हो। अब हमने कहा जी आप इसको और इसके फ्रेंड को उठा के ले आओ, ठीक है। तो वो थाने में उठा के ले आया उसको। तो थाने में पुलिस अपने जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करती है, पुलिस ने उनसे इन्वेस्टिगेशन करी। तो क्या रेवलेशन फैक्ट आया सामने जब उनसे इन्वेस्टिगेशन करी, कि ये पर्सन जो था, हमारा जो सब्जेक्ट था जो इसकी डेथ हो गई थी, उसका बेस्ट फ्रेंड था, और जो वो लड़की थी ये उसके बेस्ट फ्रेंड की गर्लफ्रेंड थी, और उसके बेस्ट फ्रेंड की गर्लफ्रेंड से इसका अफेयर हो गया था हमारे सब्जेक्ट का। अच्छा, हाँ, और वो इस वजह से जेटेड था कि मेरा दोस्त होके मेरी इसने पीठ में छुरा घोपा था, इसलिए जो है मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। उसने अंदर ही अंदर ये ठान लिया था। तो उसने और उसके एक फ्रेंड ने मिलके ये प्लान बनाया था कि उसको किस तरीके से सुसाइड दिखाना है। तो उसको पहले हिट किया, रेलवे ट्रैक पे लिटा दिया, तब तक वो जिंदा था, उसको ट्रेन गुजरने का वेट किया, एंड देन दे वेंट ऑफ फ्रॉम देयर, एंड देन फाइनली इट टर्न्ड आउट टू बी अ केस ऑफ मर्डर एंड दे गॉट अरेस्टेड। अभी तक पुलिस ने इस केस में चार्जशीट जमा नहीं करी थी, बिकॉज रिसेंट केस था। तो फिर पुलिस ने पूरी इन्वेस्टिगेशन को चेंज किया हमारी इन्वेस्टिगेशन के बेस पे। तो कई बार डिस्कवरीज ऐसी हो जाती हैं विच यू डू नॉट एक्सपेक्ट। करेक्ट, नाइस, अमेजिंग। अच्छा, अब डीबगिंग और बगिंग, आप इन 2 चीज़ों को बताओ। एंड अगर समबडी फील्स कि उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रही है तो वो क्या क्या चेक करें? देखो, इन्वेस्टिगेशन जो होती है ना, कई सारे तरीक़ों से हो सकती है, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन हो सकती है बाय द वे ऑफ फिजिकल सर्वेलेंस। फिजिकल सर्वेलेंस मीन्स कि आपको कोई फॉलो कर रहा है दिन भर में, और आपकी एक्टिविटीज़ को वॉच कर रहा है कि आप कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो, क्या कर रहे हो। उसके तोड़ क्या है, ठीक है। उसका तोड़ यह है कि आप कभी रेड लाइट क्रॉस कर जाओ, ये देखने के लिए आपके पीछे कोई रेड लाइट क्रॉस करता है या नहीं करता है। कभी आप किसी बंद गली में चले जाओ, ये देखने के लिए कोई आपके उस बंद गली में आता है या नहीं आता है। कभी रास्ते में रैंडमली खाली रोड पे एकदम से रुक जाओ, ये देखने के कोई आपके पीछे रुकता है या नहीं रुकता है, ठीक है। तो कभी जो है अपने कार के बैक मिरर को एडजस्ट करके देखते रहो कि कोई आ रहा है नहीं आ रहा है। अपने गाड़ी में रियर कैमरा लगा लो कि आपको कोई फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है। ये तो वही फिजिकल ऑब्जर्वेशन, ठीक है। फिर होती है इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस।
इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस कैसे होती है कि लोग बग्स प्लेस कर देते हैं। बग्स प्लेस कैसे करते हैं? कार में बग प्लेस कर दिया। कहाँ कहाँ, जैसे अगर कार में आपके किसी डिटेक्टिव ने ये सब प्लेस कर दिया डिवाइसेस, तो आप कहाँ कहाँ चेक करोगे? देखो बहुत मुश्किल होता है चेक करना, बिकॉज हर कार में ना कहीं भी प्लेस किया जा सकता है। जहाँ पे आपके स्पीकर्स लगे हुए हैं कार के अंदर, ठीक है, उसके अंदर बग लगाया जा सकता है। सीट्स के नीचे बग लगाया जा सकता है। डैशबोर्ड खोल के डैशबोर्ड के अंदर बग लगाया जा सकता है, ठीक है। कैमरास लगाए जा सकते हैं, बैक मिरर में कैमरास लग जाते हैं, और इतने माइन्यूट, इतने माइक्रोस्कोपिक कैमरास होते हैं कि कभी जिंदगी में नहीं पकड़ सकता कैमरा लगा हुआ है। अच्छा। ठीक है, तो इतनी सारी जगह है तो आदमी कहाँ कहाँ चेक करेगा? मैं रोज डैशबोर्ड खोल के थोड़ी देखेगा कैमरा अच्छा, है बट ये लीगल है? मतलब आप किसी की प्राइवेसी में इतना इंटरफेयर कर सकते हो? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो लीगैलिटी के बारे में हमने बात करी थी, हम आते हैं प्राइवेसी के बारे में। ठीक है, अब क्या होता है कि जो प्राइवेसी होती है, ठीक है, प्राइवेसी इज ऑफ टू काइंड्स। ठीक है, प्राइवेसी एट अ पब्लिक प्लेस एंड प्राइवेसी एट अ प्राइवेट प्लेस। ठीक है, प्राइवेसी एट अ पब्लिक प्लेस क्या होती है कि अगर कोई सड़क पे घूम रहा है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, ठीक है, इट्स अ पब्लिक प्लेस। ठीक है, किसी रेस्टोरेंट बैठा है, इट्स पब्लिक प्लेस। सिनेमा हॉल में जा रहा है, इट्स पब्लिक प्लेस। ठीक है, सो प्राइवेसी एट अ पब्लिक प्लेस इज अ पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो प्राइवेसी एट अ पब्लिक प्लेस इज समथिंग दैट इज अ पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन। सारे में सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं सड़क पे, आप वो बंद थोड़ी करवा दोगे। ठीक है, अब अगर कोई पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन कर रहा है एट अ पब्लिक प्लेस, राइट, सो इट इज़ नॉट अ ब्रीच ऑफ प्राइवेसी। तो डिटेक्टिव जो है पब्लिक प्लेसेस पे ही वीडियोस बनाते हैं। प्राइवेसी एट अ प्राइवेट प्लेस क्या होती है कि आप होटल के रूम के अंदर क्या कर रहे हो, आपने घर के अंदर क्या काम कर रहे हो। ठीक है, वो होती है प्राइवेसी एट अ प्राइवेट प्लेस। गाड़ी के अंदर भी तो? गाड़ी के अंदर अगर आपकी पब्लिक प्लेस पे गाड़ी खड़ी है, अगेन अ पब्लिक इन्फॉर्मेशन। बट आप अपनी गाड़ी के अंदर किससे बात कर रहे हो, ये हाँ, मैं private- उस पर आऊँगा अभी। हाँ। ठीक है, तो ये वो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस की बात है, अभी हम फिजिकल सर्विलेंस की ठीक बात है, कर रहे हैं। हाँ। ठीक है, तो प्राइवेसी एट अ प्राइवेट प्लेस वी कैन नॉट ब्रीच। ओके। नाउ लेट्स कम टू द इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस। ठीक है, मेरा घर है, ठीक है, मेरा काम क्या है? आई प्रोवाइड बग्स। ठीक है, मैं बग्स प्रोवाइड करता हूँ। मेरा घर है, मैं कहता हूँ कि भाई मेरे घर में आके बग लगा दो। ठीक है, हमारा काम क्या है? वी आर जस्ट इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइडर। ठीक है, हमने इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड कर दिया। अब वो आदमी जाके अपने घर में बग लगवा रहा है, अपनी अथॉरिटी दे रहा है कि भाई मेरा घर है, मेरी ओनरशिप है, मेरे घर में आके बग लगा दो। ठीक है, वो उसका यूज़ कैसे कर रहा है? या मेरी कार में बग लगा दो। वो कार हमारे पास लेके आता है, ठीक है, और कहता है जी मेरी कार में बग लगा दो। ठीक है, तो अगर वो अपने एसेट के अंदर कुछ भी कर रहा है, ठीक है, तो इट इज़ नॉट इलीगल। हाउ ही यूजेज इट हिमसेल्फ मेक्स इट लीगल और इलीगल। हमारा काम है बग इंस्टॉलेशन का, हमारा काम है कैमरा इंस्टॉलेशन का। ठीक है, अब अगर नाइफ कोई मार्केट से खरीदता है, ठीक है, सब्जी काटने के लिए, और उससे किसी का मर्डर कर दे, तो नाइफ बेचने वाली तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ना। करेक्ट, बट गाड़ी जब उस तक कि इंसान के नाम पे नहीं है, तो आप ये चेक करोगे कि ये बिल्कुल vehicle आपका बिल्कुल नहीं है? डेफिनेटली हम हमेशा ये चेक करते हैं कि उसका जो है वो उसका अपना घर है या नहीं है, उसकी अपनी कार है या नहीं है। ठीक है, तभी हम जो है बग ऐसी कोई बग इंस्टॉलेशन करते हैं व्हेन वी आर 100% कन्विंस्ड दैट इट इज नॉट गोइंग फॉर एनी इलीगल पर्पसेस। अगर वो कैसे उसको यूज करता है इज अप टू हिम। पर जैसे प्री मैरिटल में तो देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द तो टू हम पीपल। बग्स इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस करते ही नहीं है। आप अच्छा नहीं करते? नहीं। ठीक है, सो इट इज़ ऑल डिपेंडेंट कि हमारे को ना बड़ी थिन लाइन होती है लीगैलिटी और इलीगैलिटी में। तो हमारे को ना हर केस को बड़ा ड्यू डिलिजेंस करके ये देख के, जितना हमने क्लाइंट्स को भी उतना इन्वेस्टिगेट करते हैं जितना हमने सब्जेक्ट्स को करते हैं, देखने के लिए जो क्लाइंट हमारे पास आ रहा है उसकी रियल इंटेंशन क्या है हमसे इन्वेस्टिगेशन कराने की। व्हाट इफ हम किसी को फॉलो कर रहे हैं और उसने रास्ते में उसको किडनैप कर लिया, तो उसको गोली मरवा दी, तो ठीक है, तो हम वी विल बिकम पार्टी टू द क्राइम। ठीक है, तो इसलिए हम पहले ही ये पता करते हैं, रिस्की प्रोफेशन। यस, हम उससे पूरा डिक्लेरेशन लेते हैं, अपना फॉर्म भरवाते हैं कि क्या रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप का एविडेंस लेते हैं, क्या कोर्ट पर्पस के लिए एविडेंस निकाली जा रही है। नहीं, इंपॉर्टेंट ये भी है कि जो भी हम एविडेंस निकालते हैं वेदर इट इज टू बी प्रोड्यूस इन द कोर्ट ऑफ लॉ और नॉट। कोर्ट में लिटिगेशन चल रही है, अब कोर्ट में क्या होता है, कोर्ट में कौन एविडेंस लाएगा? डोमेस्टिक मैटर्स में एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर केस है सपोज करो, ठीक है, आपका हस्बैंड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, ठीक है, और आपको कोर्ट में प्रोड्यूस करना है कि दैट योर हस्बैंड इज इनटू एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। पुलिस करेगी इस काम को? एडवोकेट करेंगे इस काम को? कौन करेगा? डिटेक्टिव्स ही करेंगे। ठीक है, और कोर्ट में तो सच्चाई आपको प्रोड्यूस करनी पड़ेगी ना, आपको जस्टिस कैसे मिलेगा? जस्टिस के लिए तो आपको एविडेंस प्रोड्यूस करना है। ठीक है, तो जब जस्टिस के लिए आपको एविडेंस प्रोड्यूस करना है तो आपको एविडेंस निकालने के लिए कोई तो आदमी चाहिए, एंड दैट पर्सन इज अ डिटेक्टिव। ठीक है, सो
आप जब आपको पता है कि लिटिगेशन कोर्ट में चल रहा है तो आप लिटिगेशन के लिए ही एविडेंसेस निकालते हो ताकि आप वो कोर्ट में प्रोड्यूस कर सकें। ब्लैकमेलिंग के लिए आपको ही हमारे पास आता है कि भाई मेरे को जो है एविडेंसेस निकाल दो। अब अगर वो शादी नहीं हुई उन दोनों की, ठीक है, शादी से पहले का केस है, हम मना कर देते हैं, वी आर नॉट गोइंग टू फॉलो द पर्सन। टुमारो व्हाट इफ यू स्टार्ट ब्लैकमेलिंग द गर्ल। कहीं वियर्ड रिक्वेस्ट भी आ जाती हैं कि भाई मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरे से ब्रेकअप कर दिया है, वो कहीं और शादी करने जा रही है, उसके हस्बैंड का मुझे नाम बता दो होने वाले, ताकि मैं उसका ब्रेकअप करा दिस विल सकूँ। नॉट डू। डेफिनेटली नॉट। हम हर चीज़ को देख के करते हैं कि ये एथिकल बाउंड्रीज में आता है या नहीं आता है। अगर नहीं आता है तो हम So नहीं like करते हैं। basically to sum it up, you just want to help people who are genuinely suffering from Who are some. genuinely victims। और ऐसा काम बहुत सारा है। आपको अनएथिकल बिजनेस में जाने की जरूरत क्या है? Correct. आपको इलीगल बिजनेस में जाने की जरूरत क्या है? जब आपको एथिकल काम, ठीक है, और लीगल काम ही इतना सारा है करने के लिए इंडस्ट्री में। No, that's आप right. हम कितने केसेस तो हम रिजेक्ट करते हैं। अगर हम जितने केसेस हम बुक करते हैं ना, 90% केस तो हम रिजेक्ट करते हैं हर महीने, क्योंकि हमारे क्राइटेरिया में मैच नहीं होते वो केसेस। तो प्री मैरिटल में आप बेसिक इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो, किसी के स्कूल में चले गए, पास्ट कॉलेज में चले गए, अफेयर्स पता लगा लिए, फाइनेंसेस पता लगा लिए, ये सब करेक्ट करेक्ट। गॉट इट, ओके, ठीक है। अब आप मुझे कोई ऐसा केस बताओ जो आपको शुरुआत में तो नॉर्मल लग रहा था, बट एट द एंड आपको पता लगा दैट इट वाज अ हाई प्रोफाइल केस। तो बेसिकली एक केस था जिसमें हमारे पास एक लेडी आई, ठीक है। तो जो लेडी थी वो बेसिकली कहते हैं कि एक बहुत बड़ी बॉलीवुड सेलिब्रिटी है, ठीक है। उनका जो है ना वो उनको अपने बॉयफ्रेंड के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करानी है। उनका जो बॉयफ्रेंड है, उनके कई सारे क्लब्स और रेस्टोरेंट्स हैं। आई मीन उस लेडी को अपने बॉयफ्रेंड के ऊपर इन्वेस्टिगेशन हाँ। करानी थी, and उनका जो बॉयफ्रेंड था वो बहुत बड़ा सेलिब्रिटी था। वो उनका बॉयफ्रेंड जो था, उनके कई सारे क्लब्स और होटल्स थे, ओके, राइट। सो वहाँ पे तो उन्होंने हमारे को एक्चुअली में क्या था कि ये तो हमें बाद में डिस्कवरी हुई कि बॉलीवुड सेलिब्रिटी थी। वो हमारे पास आई कि जी किसी की इन्वेस्टिगेशन करानी है, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेशन हमने कहा जी ठीक है, हम वी टुक इट एज नॉर्मल केस। तो उन्होंने कहा कि लेकिन जो है ना वो जिनकी इन्वेस्टिगेशन करानी है, ठीक है, वो पर्सन जो है वो उनके कई सारे क्लब्स और रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पे। तो हमने कहा कि भाई सारे बिजनेसमैन होते हैं, हमारे पास तो आते एलीट केसेस हैं, तो होंगे क्लब्स और रेस्टोरेंट्स होंगे, ठीक है। तो हमने कहा जी ठीक है हम कर देते हैं। वो कहते हैं मैं उनकी मैनेजर हूँ, तो मैडम के बिहाफ में मुझे इन्वेस्टिगेशन करानी है, फॉर्म वगैरह मैं आपको भर के दूंगी। हमने कहा जी चलो ठीक है हम कर देते हैं। अब हमने जो उनको फॉलो करना शुरू किया, ये देखने के लिए, उनको लगता था उसका अफेयर चल रहे हैं बहुत सारे, ठीक है, नाइट क्लब्स भी थे उनके कई सारे। तो जब हमने उनको फॉलो करना शुरू किया तो देखा कि वो एक बहुत बड़े ए लिस्टर बॉलीवुड सेलिब्रिटी का बिल्कुल खास फ्रेंड है। अच्छा। अब जब भी हम उसको फॉलो करते हैं वो ए लिस्टर बॉलीवुड सेलिब्रिटी अपने आप ही फॉलो होना शुरू हो जाता है हमारे साथ, कि वो उसके साथ ही रहता था हमेशा। वो उसके फार्म हाउस पे जा रहे हैं, वो ए लिस्टर बॉलीवुड सेलिब्रिटी के, ये भी उसके साथ ही फार्म हाउस पे आ रहे हैं, वहाँ पे गर्ल्स को बुलाया जा रहा है, ठीक है, हम वीडियोस बना रहे हैं उनके साथ में। तो बेसिकली ए लिस्टेड मतलब बॉलीवुड के टॉप सेलिब्रिटी। टॉप सेलिब्रिटी, ठीक है। अच्छा एक दिन तो क्या हुआ कि सुबह के मॉर्निंग वॉक पे दोनों साथ में निकले, वो बॉलीवुड सेलिब्रिटी और ये, ठीक है, साइकिलिंग करने निकले। तो उनकी जो उनके पीछे उनकी सिक्योरिटी जा रही थी, ठीक है, और हमारी टीम उनको फॉलो कर रही थी पीछे से। वो मीडिया में भी आ गया कि पीछे हमारी टीम बाइक पे फॉलो कर रही है उनको। अच्छा। क्योंकि मीडिया तो कवर करते रहते हैं ना, पेपराजीज कवर करते रहते हैं, ठीक है। तो वो भी आ गया, ठीक है। लेकिन वो तो खैर हमारी टीम ने हेलमेट पहना था, उनका नंबर कुछ नहीं आया उसमें, बट मैं वैसे ही बता रहा हूँ। तो वो एक ऐसा केस था जिसमें हमें नहीं पता कि हम किसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। फिर जब हमने बताया उनको कि जी ये तो आप किसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, तो इसके साथ रहते हैं हमेशा हर टाइम, और ये तो इनका कल्चर ही अलग है। आपने तो बताया था कि नॉर्मल क्लब्स वगैरह हैं, कहते तो उनके तो नॉर्मल क्लब्स ही हैं, ठीक है। और फिर उसने हमारे को बताया कि आप, हमने कहा कि अगर इतने बड़े, अच्छा उसमें वीडियोस हैं, एक ए लिस्ट बॉलीवुड सेलिब्रिटी के वीडियोस भी बन गए यार। हाउ कैन यू सबमिट सच वीडियोस टू योर क्लाइंट्स, ठीक है। तो हम नहीं वीडियोस ऐसे सबमिट कर सकते थे उनको, क्योंकि जिस पर्सन के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं वो तो है ही, लेकिन उसका ए लिस्ट बॉलीवुड सेलिब्रिटी तो उसके साथ घूम रहा है। कल को उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया तो, या मीडिया में लीक हो गई तो हमारे ऊपर तो बड़ा रिस्क आ गया था उस केस में। फिर हमने कहा जी हम तो ऐसे वीडियोस देंगे नहीं, आप पैसे वापस ले लो, ठीक है। आप जब तक ये नहीं बताओगे कि एक्चुअल में क्लाइंट कौन है, ठीक है। तो फिर जो है एक्चुअल क्लाइंट हमारे सामने ही, शी हरसेल्फ वाज अ बॉलीवुड सेलिब्रिटी, वेरी बिग बॉलीवुड सेलिब्रिटी। फिर जब हम उनसे मिले, ठीक है, जब उन्होंने हमारे को कन्विंस किया कि हाँ ये जेन्युइन पर्पस है, सारी चीज़ें दिखाई, अपनी एंगेजमेंट की, इस पर्सन के पिक्चर्स दिखाई, सब दिखाई, तब हमने उनको वो वीडियोस हैंड ओवर किए, ओनली फॉर द पर्पसेस कि वो जो है अपनी एंगेजमेंट को ब्रेक कर सकें। ओके। हाँ हाँ।
तो ये पहले आपको नॉर्मल केस लग रहा था, बट देन इट हाँ, then it turned out to be a celebrity case. टेल मी योर लॉन्गेस्ट केस एवर जो सालों साल चला. तो लॉन्गेस्ट एवर केस जो हमारा चला था वो था एक केस जिसमें हमने बट आई कोटेड दैट केस समवेयर एल्स आल्सो. बट नो प्रॉब्लम, आप बताओ. हाँ हाँ, वो केस ऐसा केस था जिसमें क्या था कि हमारे क्लाइंट की जो डॉटर थी वो किसी ना एक लड़के के साथ अफेयर हो गया था उनका, एंड ही वाज अ वेरी वेरी बिग इंडस्ट्रियलिस्ट. राइट. सो जिस लड़के के साथ उनका अफेयर हुआ था वो लड़का बिल्कुल ही रोड साइड रोमियो टाइप्स था. ठीक है. वो और ये थे इतने हाई प्रोफाइल लोग, इनका फ्लीट ऑफ कार्स था, अपना चॉपर था, सब कुछ चीज़ें थी. और वो बिल्कुल ही लो प्रोफाइल आदमी, मतलब छोटी सी जगह पे रहता था. मतलब घर में कोई ना तो मीन्स थे और ऊपर से ड्रग स्टोर था. ठीक है. सो नाउ अच्छा क्या हुआ था कि इट वॉज नॉट ओनली दैट कि ही वॉज इन्वॉल्व विद अ लो प्रोफाइल पर्सन. फादर हमसे कहते हैं कि यार अगर लड़का अच्छा होता ना, एजुकेटेड होता, लो प्रोफाइल होता, तो भी मैं शादी करता. हमारा इतना बड़ा बिजनेस है, क्या करेंगे हम, उसी में अडॉप्ट कर लेंगे. ना तो वो एजुकेटेड है, ठीक है, ना ही उसकी कोई पर्सनालिटी है, ना ही उसका पेरेंटल कोई बैकग्राउंड है. ठीक है. ना ही उसके अंदर कोई राइज करने का ना विल है अंदर से. ठीक है. वो क्या है कि मैनिपुलेटर है. मैनिपुलेटर इन द सेंस कि वो जो है ना सिर्फ बेटी ना रिबेल हो गई, रिबेलियस हो गई थी घर में. रिबेलियस इन द सेंस कि हर चीज़ ना पेरेंट्स को कॉन्ट्राडिक्ट करना. उसने क्या किया कि इतने बड़े घर में रहती है और सादे कपड़े पहनने शुरू कर दिए. नॉर्मल जो उनकी मेड सर्वेंट से भी गंदी चप्पलें पहनना शुरू कर दी. मेट्रो में बसों में ट्रैवल करना शुरू कर दिया. ये दिखाने के लिए अपने पेरेंट्स को, देखो मैं तो उसके लाइफ स्टाइल में जी सकती हूँ, बिकॉज पेरेंट्स नॉट एग्रीइंग गेट हर मैरिड टू दिस पर्सन. तो ये दिखाने के लिए कि मैं उसका लाइफ स्टाइल में जी सकती हूँ, देखो मैं अब ऐसे जी रही हूँ. ठीक है. कार अपने पेरेंट्स की यूज़ करनी बंद कर दी, सिक्योरिटी में रहना बंद कर दिया. ठीक है. उसको वो अपनी डॉटर को फॉलो कराते थे, तो हम देखते थे छोटे से घर में जाकर उसके अपने बॉयफ्रेंड के साथ उसके घर में रहा करती थी दिन दिन भर. ठीक है. और जब उसके बॉयफ्रेंड की इन्वेस्टिगेशन करते थे तो कहीं पे सिगरेट रोल कर रहा होता था, उसमें वो ड्रग्स ले रहा होता था. उसको मैनिपुलेटर था. मैनिपुलेटर में क्या था कि बेसिकली सारे दिन घर में बैठा रहता था. ठीक है. और इनको अच्छा, इन्होंने अपनी डॉटर को जो है ना अपने घर में अपने रूम की बगिंग वगैरह भी कर रखी थी, उसके फ़ोन की बगिंग कर रखी थी. तो वो सुनते रहते थे कि वो क्या बातें करते. तो उसके माइंड को ना, उसके माइंड से प्ले करता रहता था कि मैं अभी यहाँ पे बिज़ी हूँ, मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं इतने इंपॉर्टेंट काम में बिज़ी हूँ, मेरे ये सपने हैं, मेरे ये ड्रीम्स हैं. और घर तक कुछ नहीं था, सारा दिन घर में खाली बैठता था. उसको पता था कि मेरे हाथ तो जैकपॉट लग गया है और ये लड़की अब मेरे पास आएगी ना तो मेरी तो ज़िंदगी सेटल्ड है. ठीक है. और लड़की भी बिल्कुल पागल थी उसके प्यार में. अब उन्होंने कहा जी इसको जो है गर्ल को, इसको निकालें कैसे. तो हमने ना अनकन्वेंशनल मेथड वो किया, अडॉप्ट किया. अनकन्वेंशनल मेथड क्या अडॉप्ट किया, उनकी जो डॉटर है वो एक डांस स्टूडियो चलाती थी. ठीक है. उस डांस स्टूडियो में हमने अपने एक मेल अंडरकवर एजेंट को, जो कि एक प्रोफेशनल मॉडल था, ठीक है, और एक फीमेल अंडरकवर एजेंट को, वो भी एक प्रोफेशनल मॉडल थी, 1 by 1 करके इंट्रोड्यूस कर दिया, उसके डांस स्टूडियो में भेज दिया. वेरी गुड लुकिंग एंड वेरी इंटेलिजेंट मॉडल्स. ठीक है. कौन से हम जब सेलेक्ट करते हैं ना ऐसे अंडरकवर एजेंट्स की प्रोफाइल, तो कम से कम 100 से 150 इंटरव्यूज़ लेते हैं. अच्छा. और तब जाके 100 लोगों से बात करने के बाद ना कि सिर्फ उनकी लुक्स देखते हैं, बट उनकी मेंटल स्किल्स देखते हैं, कितने स्ट्रांगली वो बात कर पाते हैं, कितना स्ट्रांग उनका एप्टीट्यूड है, तब जाके सिलेक्शन होती है अंडरकवर एजेंट की. एंड दे आर हेविली पेड ऑल्सो दैट वे. राइट. सो और वो एस्टैब्लिश मॉडल्स होते हैं. तो फिर जो है हमने उनको इंट्रोड्यूस किया उसके डांस क्लिनिक में. अब वो डांस क्लिनिक में जब इंट्रोड्यूस हुए तो उन्होंने उससे धीरे धीरे करके डांस में, दे बोथ आर गुड डांसर्स ऑल्सो, उससे बातचीत करनी शुरू हुई. वो इंस्ट्रक्शंस दी डांस की. ठीक है. खुद वो शी वॉज अ वेरी गुड डांसर, तो वो इंस्ट्रक्शन दी डांस की. तो धीरे धीरे जो है लड़की ने उससे दोस्ती बढ़ाई अपनी. ठीक है. और ये लड़की ने दोस्ती बढ़ाई, इन सब ने मिलकर ग्रुप बना लिया और दूसरे डांसर्स के साथ. इन्होंने जो है ना, वो लड़का था लोनर बेसिकली, और ये सिर्फ लड़की उसके साथ रहती, इसकी भी कोई फ्रेंड्स नहीं थी. ठीक है. तो इससे दोस्ती वगैरह बढ़ा के ग्रुप्स में बाहर जाना शुरू किया, चाय कॉफ़ी पीनी शुरू करी साथ में, एंड घूमना फिरना, क्लब्स में जाना शुरू किया. फिर जो है ना, ऑब्वियसली वो इतना इंटीमेटली लव में थी तो अपने रिलेशनशिप को ओपनली डिस्प्ले करती थी कि भाई मेरा तो इस लड़के का रिलेशनशिप है. वो कई बार उसको पिक भी करने आता था वहाँ से, उसके डांस क्लिनिक के बाहर से. तो जो फीमेल अंडरकवर थी उन्होंने धीरे धीरे उसको नेगेट करना शुरू किया उस लड़के के अगेंस्ट कि यार ये कोई लड़का है, बेकार से लड़का है, कहाँ किसके चक्कर में फंस गई तू. ठीक है. तेरी पर्सनैलिटी देख, उसकी पर्सनैलिटी देख. ठीक है. और फिर धीरे धीरे उसको और नेगेटिव काउंसलिंग करनी शुरू करी उस लड़के के अगेंस्ट. और इधर जो हमारा मेल मॉडल था वो उससे बड़ी इंटेलेक्चुअल बातें करता था, डीप बातें करता था. ठीक है. और उसको कहती थी देख लड़के ऐसे होने चाहिए. ठीक है. सी यू नो आई एम सो इम्प्रेस्ड. उसकी ना साइकोलॉजी को धीरे 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 उससे हटा के इस लड़की की तरफ डाइवर्ट करना शुरू किया.
राइट। और ये चला हमारा ऑपरेशन 1.5 साल। तो 1.5 साल में वो कन्वर्ट वो हो गई। 1.5 साल में पूरी तरीके से उसकी साइकोलॉजी को इस तरीके से मोल्ड करना पड़ा कि दैट शी टोटली उसका ब्रेन वॉश करके उस लड़के से निकाल के इसकी तरफ डाइवर्ट कर दिया। बट फिर तो उसे बहुत हर्ट हुआ होगा जब अल्टीमेटली इसने भी छोड़ दिया। इसे छोड़ा नहीं। हम जब किसी को विड्रॉ करते हैं ना तो एकदम विड्रॉ नहीं करते, और वो इतना इंटीमेट भी नहीं होते कि उनको ये लगे कि हाँ भाई बिल्कुल ही लव अफेयर हो गया, अब इसके बिना जी ही नहीं सकते। अपने रीजनेबल डिस्टेंस को अंडरकवर एजेंट्स पहली बात तो मेंटेन करके चलते हैं ताकि विड्रॉल के टाइम पे ज़्यादा डिफिकल्टी ना आए। और जब विड्रॉल करते हैं तो फिर हम ऐसे नहीं करते, हम कहते हैं भाई अब्रॉड चला गया, उसके अब्रॉड में कोई असाइनमेंट मिल गया, और फिर वहाँ से भी कुछ एक महीनों तक बात करता रहा फ़ोन पे, ठीक है, और फिर धीरे धीरे करके वो फ़ोन पे बात होनी बंद हो गई। इधर ही अपनी लाइफ में सेटल हो गई। इतने में इसके फादर ने इसके लिए एक अच्छा लड़का ढूंढ लिया और इसकी शादी कर दी, और देन शी गॉट मैरिड, और वो नाउ शी इज़ वेरी वेल सेटल्ड इन हर लाइफ। बट ऐसा कभी हुआ है कि अंडर कवर एजेंट बन के सच में ही 2 लोग अफेयर में पड़ गए हों? देखो इमोशनल अटैचमेंट होना ना बड़ी आम बात है, ठीक है, अटैचमेंट तो हो ही जाता है, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे आप जब आप ये अनकन्वेंशनल मेथड अडॉप्ट कर सकते हो कि आपको इंट्रोड्यूस करना है, तो विड्रॉल के भी तो अनकन्वेंशनल मेथड अडॉप्ट कर सकते हो ना कि विड्रॉ कैसे करना है विदाउट मेकिंग द पर्सन हर्ट। मैं आपकी जितनी भी स्टोरीज सुन रही हूँ मुझे बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, एंड मेरा खुद मन कर रहा है मैं 4-5 महीने सब काम छोड़ के एक डिटेक्टिव बन जाऊँ क्योंकि इट्स सो इंटरेस्टिंग। सो आप बताओ वैसे आपके लिए क्या क्राइटेरियाज है, कौन एक अच्छा डिटेक्टिव बन सकता है? अगर मुझे बनना तो आप मुझे कैसे रेट करोगे? देखो कोई भी एक अच्छा डिटेक्टिव बन सकता है, एप्टीट्यूड अच्छा होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड होनी चाहिए, हाजिर जवाब होना चाहिए, राइट। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उन रोल्स में मैटर करती है जिन रोल्स में उस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जरूरत है। जैसे चार्ट अकाउंटेंट है, अब हमारे को किसी कॉर्पोरेट में किसी चार्ट अकाउंटेंट को ही लगाना है तो हमें सीए चाहिए, किसी हॉस्पिटल डॉक्टर को लगाना है हमें डॉक्टर ही चाहिए। बट एक नॉर्मल डिटेक्टिव बनने के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं, एप्टीट्यूड की ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है। पर्सनैलिटी, हर केस के लिए पर्सनैलिटी की अलग ज़रूरत होती है। एनी बडी कैन बिकम अ डिटेक्टिव। अब हमारे यहाँ क्या है कि डिटेक्टिव्स कई सारे तरीके के होते हैं। एक होते हैं इन्फॉर्मर्स होते हैं, जैसे हमारे पास 14,000 इन्फॉर्मर्स का डेटाबेस है। हमारी वेबसाइट पे कोई भी जाए करियर्स के पेज पे और जाके अपने आप को एज एन इन्फॉर्मर रजिस्टर कर दे, ठीक है, तो हमें जब भी उसके एरिया से रिलेटेड हमें कोई इन्वेस्टिगेशन करानी होगी तो आप उनसे पूछ तो हम उससे कांटेक्ट कर लेंगे, क्योंकि आदमी अपने लोकल एरिया में सबको जानता है ना, तो ज़्यादा अच्छी इन्वेस्टिगेशन कर पाता है। तो हम उसको ऑन पेड बेसिस, हम जब भी वो हमारे साथ अगर रजिस्टर्ड इन्फॉर्मर है और हमारे उसको उसके एरिया की हमारे पास इन्वेस्टिगेशन आई है तो हम उसको हैंड ओवर कर देंगे और उसको उसके बदले में हम पेमेंट करेंगे उस इन्फॉर्मेशन को हमें देने के लिए, ठीक है। तो एनीबडी कैन बिकम एन इन्फॉर्मर, दीज आर नॉट रेगुलर एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी। फिर एक टीम होती है जो फील्ड में जाके इंक्वायरीज कंडक्ट करती है, ठीक है, जैसे कि हो गई आपके नेबरहुड में इंक्वायरीज कंडक्ट कर रही है, आपके घर के सर्वेंट से इंक्वायरी कंडक्ट कर रही है, आपके ड्राइवर से इंक्वायरी कंडक्ट कर रही है, आपके ऑफिस में जाके इंक्वायरी कंडक्ट कर रही है एचआर से एंड ऑल। तो फील्ड में जो इंक्वायरी की टीम होती है वो अलग होती है। जैसे आपने बताया था अंडर कवर एजेंट को जब आप हायर करते हो तो आप 100 लोगों का इंटरव्यू करते हो, फिर आप सेलेक्ट करते हो, तो आप क्या पूछते हो इंटरव्यू में? देखो इंटरव्यू में ना हमारे को सबसे पहले तो ये देखना होता है कि जिस प्रोफाइल के लिए हम देख रहे हैं उसकी सूटेबिलिटी क्या है, ठीक है, मतलब क्या फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी पर्सनैलिटी उसको मैच करती है नहीं करती है, कितने अफेक्टिवली वो अपनी थॉट्स को अपने वर्ड्स में एक्सप्रेस कर पाते हैं। जैसे आप क्या सवाल बताओ आप कुछ। सपोज मैं आपको एक रिडल देता हूँ, ठीक है, मैं आपको रिडल देता हूँ कि आपको एक जगह पे इन्वेस्टिगेशन करनी है जाके, ठीक है, इट्स अ सिक्योर्ड सोसाइटी, गेटेड कम्युनिटी है, जैसे गुड़गांव के अपार्टमेंट्स हैं। गार्ड अंदर टेलीफोन करके पूछता है किसी को भी अंदर एंट्री देने से पहले उस घर में कि मैं इसको एंट्री दे दूं या नहीं दे दूं, और सब्जेक्ट आपका उस घर में उस सोसाइटी में रहता है। आप उसके बारे में अगर आपको इन्वेस्टिगेशन करनी है कैसे करोगे? जाके उसके पड़ोसियों से इन्वेस्टिगेशन करनी कैसे करोगे? पता नहीं। ठीक है, तो ये जो आंसर है, अब सपोज करो किसी का ऑफिस है, ठीक है, KPMG है, सपोज करो KPMG में कोई पर्सन काम करता है, बाहर सिक्योरिटी है, ठीक है, और आपको अंदर तक जाना है, इन्वेस्टिगेशन करना है उससे, कलीग से उसके बारे में पूछताछ करनी है, ठीक है, कैसे करोगे? ठीक है, मुझे रिजेक्ट कर दो इस इंटरव्यू में। आपको सोसाइटी के अंदर एंट्री करनी है, ठीक है, तो ऐसे रिडल्स हम पुटअप करते हैं, ठीक है, हमें जो एप्रोप्रिएट आंसर्स मिलते हैं। वैसे आप बताओ कैसे करेंगे सोसाइटी के अंदर एंट्री? ये ना लोगों को गैस करने दो, ठीक है, लेट पीपल गैस इट कि अगर उनको ऑफिस में इन्वेस्टिगेशन करनी है तो कैसे करेंगे। वैसे आजकल तो फेक आई कार्ड्स वगैरह भी बन जाते हैं। फेक आई कार्ड से क्या होता है? वैसे तो आप इम्पर्सनेशन कर रहे हो, आपको जेल हो सकती है उसके बदले में अगर आप फेक आई कार्ड बनाते हो तो, ठीक है, लेकिन फेक आई कार्ड बना के भी वो आपको एंट्री क्यों देंगे अंदर? एनी अदर रिडल? ठीक है, अच्छा चलो एक रिडल और देते हैं कि मैं आपको एक पर्सन के ऑफिस का एड्रेस देता हूँ, ठीक है, आप मल्टीनेशनल कंपनी है,
24 घंटे वो कंपनी चलती है, ओके। ठीक है। आपको नहीं पता सब्जेक्ट किस शिफ्ट में काम करता है, बट आपको पता है कि वो यहाँ पे काम करता है, ठीक है। आपको उसकी कार का नंबर, बाइक का नंबर मालूम नहीं है, ठीक है। आपको उसका घर पता करना है, ओके। कि वो रहता कहाँ पर है, कैसे पता करोगे? ओके, गेस करो सब लोग। ठीक है, सही है। हाँ, ठीक है, अब आप एज अ डिटेक्टिव आपने कितने केसेस लगभग सॉल्व करे होंगे अब तक? मोर देन 10,000। 10,000 केसेस आप सॉल्व कर चुके हो। 28 ईयर्स का लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। दैट्स ह्यूज। आपको तो हमारी सोसाइटी के कुछ ऐसे डार्क सीक्रेट्स पता होंगे जो नॉर्मल लोगों को नहीं पता। सो टेल मी समथिंग व्हिच यू नोटिस्ड व्हिच वाज वेरी डार्क। देखो, सारी डार्क होती हैं चीज़ें, ठीक है, हम डीली डार्क चीज़ों से करते हैं, बट एक केस ऐसा दिमाग में आता है ऑफ हैंड जिसमें तो मुझे भी लगा था ये क्या केस है। उसमें हमारे पास एक लेडी आई अपनी प्रॉब्लम को लेके, कहती है कि नमन जी आपको जो ना एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन करनी है जो आपने ऐसा सुनी नहीं होगी। मैंने कहा बताओ क्या इन्वेस्टिगेशन है। कहते हैं कि मेरा और मेरे हस्बैंड का जो ना आपस में डिस्प्यूट चल रहा है। तो मैंने कहा कि तो बड़ी आम सी बात है। तो कहते कि नहीं आम बात नहीं है, आप सुनो पहले आगे। ठीक, कहते कि जो मेरे हस्बैंड है ना 2011 में, ठीक है, मैंने उनको पकड़ा था। ये अभी 2025 का मैटर बता रहा हूँ, ठीक है। 2011 में मैंने उनको पकड़ा था किसी ना हमारे 2 बच्चे भी हैं, ठीक है, वी हैव गॉट यंग किड्स, सम ऑफ दे आर टीनेजर्स, ठीक है, और एक तो उसमें एडल्ट भी हो चुका है, ठीक है। तो 2011 में मेरे हस्बैंड जो थे उन्होंने एक लड़के से चैट करते हुए पकड़ा था, सेक्सुअल चैट। अच्छा, ठीक है। तो उस टाइम पे जो है ना उन्होंने एक्सक्यूज़ बना दिया, ये मेरी नहीं है, वो नहीं है। मैं भी नेव थी, मैंने उसको ज़्यादा सोचा नहीं, ठीक है, मैंने उसको जाने दिया। फिर उनकी फ़िज़िकल इंटीमेसी मेरे साथ बिल्कुल ख़त्म हो गई 2015 के बाद से लेके अब तक, ठीक है। कहते हमारे में बिल्कुल भी फिज़िकल इंटीमेसी नहीं है, ठीक है। और कहते कि चलो वो भी कोई उसकी बात नहीं है। कहते कि प्रॉब्लम क्या हुई है कि ही हैज़ फॉलन इन लव विद अ 28-year-old बॉय एंड माई हस्बैंड इज़ 50 years old, ठीक है। और उस लड़के को उन्होंने यहाँ पे एक घर खरीद के दे दिया, ठीक है, उसको गाड़ी चलाने के लिए दे दी, लग्जरी कार दे दी, मर्सिडीज चलाने के लिए दे दी, उसको जो है उसके पेरेंट्स को यहाँ पे ला के रख लिया, ठीक है। अब हम जिस भी ट्रिप पे जाते हैं घूमने, ये कहते हैं लड़का हमारे साथ जाएगा, ठीक है। कहते हैं कि वो हमारे साथ जाना शुरू हो गया। कहते हैं जी उदयपुर जा रहे हैं तो हमारे साथ जाएगा, हम यहाँ जा रहे हैं अब्रॉड जा रहे हैं तो हमारे साथ जाएगा, मैं इस लड़के के बिना जाऊँगा ही नहीं कहीं पर भी, ठीक है। फिर कहते हैं कि पहले तो चलो ट्रिप पे जाने की बात थी, फिर कहते हैं कि बाद में हमारे रूम में सोना शुरू कर दिया, मैं मेरे हस्बैंड और वो सेम रूम में सो रहे हैं, ठीक है। कहते हैं कि मतलब इतना एपिसोड। कहते हैं कि अब जो है वो कहता है मुझसे ओपनली कहता है मेरा इस लड़के का अफेयर है, मैं रखूँगा, ठीक है। अब तुम्हें भी इसका रिलेशनशिप बनाने पड़ेंगे, ठीक है, ताकि हम तीनों मिलके साथ में रह सकें, ठीक है। कहते हैं कि अब मेरे को कहते हैं मैं उसका फिजिकल रिलेशनशिप बनाऊँ उस लड़के के साथ, 28 साल के लड़के के साथ, और वो मेरे को हिट करता रहता है, कभी मेरा कॉफ़ी पी ले चलो, कभी ये करो, कभी वो करो। कहते हैं कि मेरी तो प्लाइट बड़ी ख़राब हो गई है घर के अंदर। कहते हैं कि अब नमन जी मुझे आप एक बात बताओ, कोई भी लेडी इस बात को एग्री कैसे कर लेगी? और मेरे से कहता है क्लियरली, जैसे मेरे लिए तुम हो वैसे मेरे लिए वो है, जितना प्रॉपर्टी में तुम्हारा शेयर है उतनी प्रॉपर्टी में उसका शेयर है। बट अब इसमें डिटेक्टिव की ज़रूरत क्या है? मैं तो बताता सब हूँ, ओपन है। मैं बताता हूँ, ठीक है। कहते हैं कि उतना ही उसका शेयर है। कहते हैं कि उसने जो ना मुझे बिल्कुल इस तरीके से टॉर्चर करके रखा हुआ है घर में, ठीक है। और क्या है कि वो ये कहता है कि ये जो लड़का है ये बहुत हाई प्रोफाइल फैमिली से आता है, ठीक है, खुद भी। तो ऐसा मैं उससे जब कहती हूँ ना कि पैसे के पीछे है, तो वो बड़े हाई प्रोफाइल फैमिली से आता है, मेरे पैसे के पीछे नहीं है, ठीक है। और वो जो है कहती कि मैंने ना एक बार बातों में बोला, मैंने कहा कि तुम एक बात बताओ, तुम 50 साल के, वो 28 साल का, ठीक है, अगर उसको कोई और मिल गया तो, ठीक है, और वो तुम्हारे को झूठ बोल रहा, तो कहते हैं कि उस दिन उनका एकदम बीपी हाई ऐसे हो गया, एकदम साइकोपैथ की तरफ ये करने के, वो मेरा है, वो किसी और का हो ही नहीं सकता, मैं बात विश्वास ही नहीं कर सकता, किसी और के पास आ सकता है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मेरे से बहुत प्यार करता है, ऐसे बोलने लगा। तो कहते हैं कि इस तरीके उसने बिहेवियर प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया। और कहते हैं कि नमन जी ये तो कोई भी इस दुनिया में बता सकता है कि ये लड़का सिर्फ पैसे के पीछे है हमारे, ठीक है, दे वर बिलियनियर्स, ठीक है। सो कहते हैं कि वो हमारे पैसे के पीछे है सिर्फ। तो कहते हैं कि आप ना कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी डिवाइस करो कि उसको ना इस लड़के की रियल इंटेंशन समझ में आए कि वो जो लड़का है वो इनके पास इनके पैसे के पीछे है। दिस इज़ व्हाट शी केम अस फॉर टू हायर अस, ओके, ठीक है। अब हमने उस लड़के का बैकग्राउंड चेक करना शुरू किया।
तो जब हमने उसका बैकग्राउंड चेक किया, उसके हम पास्ट में जो है जहाँ से वो आया था उसके विलेज वगैरह तक पहुँच गए, वहाँ तक पहुँच गए। ये लड़का इसको एक गे क्लब में मिला था, ठीक है। इस आदमी ने इसका कभी बैकग्राउंड नहीं चेक किया था। जब मैंने इसका बैकग्राउंड चेक किया तो पता क्या पता चला, इसके फादर ना सब्जी का ठेला लगाते थे, ठीक है। इतनी लो क्लास फैमिली से था वो लड़का, ठीक है। फिजिक जिम वूम जाके अपनी अच्छी कर ली थी उसने, पर्सनैलिटी अपनी अच्छी कर ली थी। और फिर हमने पता किया कि ये बाइसेक्सुअल है। इसके लड़कियों के साथ भी रिलेशन थे, लड़कों के साथ भी रिलेशनशिप्स थे पहले, ठीक है। और एक नंबर का लालची है। कितने तो उसने बैंक्स को डिफ़ॉल्ट किया हुआ था, क्रेडिट कार्ड लेता था और यूज़ करता था, थ्रो कर देता था, ठीक है। उनको पैसे नहीं देता बैंक को कभी भी, किसी भी, कम से कम 12-15 क्रेडिट कार्ड के उसके डिफ़ॉल्ट्स थे, ठीक है। सो हमने इसका रियल कैरेक्टर तो हमें पता चल गया, दैट वाज नॉट गुड इनफ, ठीक है। अब उसने कहा कि हमने कहा कि इसको जो है ना, क्योंकि वो साइको हो गया था, याद है मैंने बताया था कि वो एकदम साइको हो गया सुन के कि वो किसी और का जा नहीं सकता, वो मेरा है, वो मेरा है। हमने कहा कि इसकी लाइफ में ना एक मेल अंडर कवर एजेंट को डालते हैं लड़के की लाइफ में, ये चेक करने के लिए कि वेदर ही इज़ लॉयल टू योर हस्बैंड और नॉट, ठीक है। तो हमने उस लड़के की लाइफ में एक मेल मॉडल को सर्च किया जो बहुत ही हैंडसम मॉडल था, ठीक है, बट ही वॉज स्ट्रेट पर्सन, ठीक है। हम गे को फाइंड आउट नहीं कर पाए थे, हमने एक स्ट्रेट पर्सन को फाइंड आउट किया, बट ही वॉज रेडी टू डू दिस जॉब एज अ चैलेंज, ठीक है। उसने क्या किया, इस लड़के को इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट किया। उसकी मेल मॉडल्स की प्रोफाइल तो अच्छी होती ही है, ठीक है, और ऐसी प्रोफाइल की तरफ लोग अट्रैक्ट भी हो जाते हैं। इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट किया, इंस्टाग्राम पे दोनों की आपस में इमीडिएटली उसने एक्सेप्ट कर ली उसकी रिक्वेस्ट एंड ऑल दैट। दोनों की आपस में चैटिंग वेटिंग शुरू हो गई, दोनों ने एक दूसरे को फॉलो करना शुरू कर दिया। अब चैटिंग वेटिंग करके उसने एक दिन इसको मिलने के लिए बोला, ठीक है। जब ये मिलने के लिए वहाँ पे पहुँचा, ठीक है, दोनों की आपस में आमने सामने बैठ के बात हुई, तो दोनों ने आपस में ड्रिंक्स वगैरह करी। तो उसने जो है ना बड़ी अच्छी मीटिंग गई, फर्स्ट मीटिंग, इनकी फ़ोन पे फिर बात शुरू हो गई आपस में। तो इसने जो है इसने अपने आप को प्रोजेक्ट किया कि हाँ मैं भी गे हूँ, तो LGBT कम्युनिटी से हूँ, गे राइट्स के बारे में बातें करनी शुरू कर दी, उसके बारे में बातें करनी शुरू कर दी। वो बड़ा इंप्रेस हो गया इससे, इंटेलेक्चुअल तो ये था ही, ठीक है। तो फिर इसने जो है ना वो धीरे धीरे इसी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो गया। और इसने क्या किया कि वो हमारा जो मेल अंडर कवर तो सारी बातें उसकी रिकॉर्ड कर रहा था। तो उसने उससे पूछा कि तुम्हारा कोई पार्टनर है क्या, तो उसने खुद ही बोल दिया यार एक बुढ़ा सा आदमी है, मेरे पीछे पड़ा रहता है हर टाइम, मैं तो उसको अवॉइड करता रहता हूँ, फिर मेरे पीछे पड़ा रहता है, ये है वो है। हमारी क्लाइंट कह रहे हैं, उसने पूछा कौन है, उसने नाम भी बता दिया, ये कर दिया वगैरह। तो बेसिकली क्या है कि उसने खुद ही बता दिया कि दैट ही इज़ चीटिंग विद दिस क्लाइंट्स हस्बैंड, कि वो मेरे पीछे पड़ा रहता है। हमने वो सारी बातों की रिकॉर्डिंग्स कर ली, ठीक है। तो फिर इसने जो ना इसने उसको ओपन ऑफर दिया हमारे अंडर कवर एजेंट कि लेट्स गो टू अ होटल टुगेदर, स्पेंड सम टाइम टुगेदर, ठीक है। तो इसने कहा कि चलो ठीक है हम इस होटल में मिलते हैं, ये वो। तो होटल के रूम बुक करा लिया, रूम बुक करा के वो आ गया। हमने उसके स्टिंग ऑपरेशन कैमरा से आते हुए वीडियोस बना लिए सारे, बस इससे ज़्यादा एविडेंस क्या चाहिए था हमें। दैट वाज क्वाइट गुड एनफ टू प्रूफ। हमने वो सारे एविडेंसेस जो है अपनी क्लाइंट को सबमिट किए, क्लाइंट ने वो सारे एविडेंसेस अपने हस्बैंड को सबमिट किए, तब जाके उसके हस्बैंड की आंखें खुली कि व्हाट इज ही स्पेंडिंग ऑन। तब तक तो पता नहीं कितने करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी नाम भी कर चुका था उसके, जो उसको कभी वापस भी नहीं मिली। शिट। तो डार्क सीक्रेट्स ऑफ द सोसाइटी ऐसे देखने को मिलते हैं जो आम लोगों को नॉलेज ही नहीं है कि ऐसा भी होता है सोसाइटी में। अच्छा, आप जो भी ये केसेस बता रहे हो, टिपिकली आप इन केसेस के लिए क्या चार्ज करते हो, इफ़ यू कैन गिव अ बॉल पार्क फिगर? देखो हर केस का ना उसी कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से कितने नंबर ऑफ डेज उसमें लगेंगे, कितनी कॉम्प्लेक्सिटी उसमें इन्वॉल्व है, कितने टीम मेंबर्स लगेंगे, कितना हमारा इन्वॉल्वमेंट है, उसके हिसाब से कॉस्ट डिज़ाइन करी जाती है। जैसे आप मुझे एक रेंज दो, जैसे इस केस में हाउ मच वुड यू चार्ज? जैसे ये वाला जो केस था, ठीक है, दिस वुड कॉस्ट रेंजिंग इन 50 लाख रुपीज़। ओके। जो आपने मुझे शुरुआत में बताया था जिसमें वो बेगर्स के साथ दैट मैन वाज इन्वॉल्व, तो उसमें आपने कितना चार्ज करा रफली? उसमें वो इतना टिपिकल केस नहीं था, ठीक है। इसमें तो आपको अंडर कवर एजेंट को इंट्रोड्यूस करना था, बहुत बड़ी टीम इन्वॉल्व थी, ठीक है, बहुत सारा काम करना था, पूरी बैकग्राउंड रिसर्च करनी, तो इसलिए इसकी कॉस्ट हाई थी, ठीक है। दैट कॉस्ट उसमें क्या है कि उसमें सिंपली हमें फॉलो करके ही सारे एविडेंसेस मिल गए थे उसको काफ़ी टाइम तक, तो उसकी कॉस्ट 5 लाख 6 लाख रुपीज़ रही होगी। अच्छा। देन आपने मर्डर वाला केस बताया था, उसमें उस जितने भी मर्डर केसेस होते हैं, क्योंकि उसमें रिस्क बहुत इन्वॉल्व होता है, तो उसकी जो कॉस्ट स्टार्ट होती है मिनिमम 10 लाख रुपीज़ से स्टार्ट तो होती है। बट इट्स अ गुड प्रोफेशन मनी वाइज। देखो पता है क्या होता है कि लोगों को ये तो लगता है कि लोग डिटेक्टिव्स इतना चार्ज करते हैं, बट जो हमारी कॉस्टिंग्स होती हैं ना वो भी इक्वलेंट होती हैं। जब आप मॉडल्स को पे करते हो, दे आर प्रोफेशनल मॉडल्स,
ठीक है। एक एक मॉडल की जो कॉस्ट होती है 30,000 से लेके 50,000 इवन 1 लाख रुपीज़ पर डे की कॉस्ट होती है। अच्छा। हाँ हाँ, तो आपको सारी इवेंट सर्कमवेंट करना पड़ता है, आपको उनको घर दिलाना पड़ता है वहीं पर उसी एरिया में। ठीक है, आपको कई बार उसको जो है लग्जरी व्हीकल्स दिलाने पड़ते हैं, उसको लग्जरी क्लोथिंग दिलानी पड़ती है, लग्जरी वॉचेस दिलानी पड़ती है ताकि वो सेम प्रोफाइल का लगे जिसके लाइफ में आप इंडक्ट करने जा रहे हो। ठीक है, तो देयर इज़ अ ह्यूज कॉस्ट दैट गेट्स इंकर्ड। तो एज अ प्राइवेट डिटेक्टिव आप लोग को गन का लाइसेंस मिलता है? अगर आपको सिक्योरिटी थ्रेट है एज अ प्राइवेट डिटेक्टिव, गन का लाइसेंस कोई भी अप्लाई कर सकता है अगर उसको सिक्योरिटी थ्रेट है तो। हम भी अप्लाई कर सकते हैं अगर हमें सिक्योरिटी थ्रेट है तो। ठीक है, लेकिन आई टेल यू, कहते हैं हमारी फील्ड में बेस्ट इन्वेस्टिगेटर इज द वन हु डजंट लुक लाइक वन। अगर आप अपने साथ हर टाइम गन लेके चल रहे हो, ठीक है, तो आपको तो कवर ही एक्सपोज हो जाएगा, फिर तो आपको लोग डिटेक्टिव समझेंगे ही कहाँ। डिटेक्टिव तो वो होते हैं जो क्राउड में मर्ज हो जाए। अच्छा, ऐसा बहुत सारे केसेस हम अपने आसपास सुनते हैं कि कोई NRI खुद को दिखाते हैं एंड वो यहाँ इंडिया के शादी करते हैं, उसके बाद वो फॉरेन चले जाते हैं, फिर वो कभी वापस ही नहीं आते। तो ये केसेस आपने भी देखे बहुत सारे। क्या होता है कि आज के डेट में ना ऑनलाइन ज़माना है, हर चीज़ ऑनलाइन प्रोफाइल बनी हुई है सबकी, छुपा पाना बड़ा मुश्किल होता है। और रादर देन कि NRIs यहाँ पे आके चीट करते हैं, ठीक है, यहाँ के लोग NRIs को ज़्यादा चीट करते हैं। बताऊँ आपको ये बात? अच्छा। क्योंकि हमारे पास तो ऑल ओवर वर्ल्ड से केसेस आते हैं, बहुत सारे NRIs हमें हायर करते हैं। अच्छा, ठीक है, लोग सिर्फ दोनों साइड से फ्रॉड होता है। ओके। जैसे क्या होता है कि यहाँ के लोग तो जो है वहाँ का वीज़ा लेने के लिए वहाँ पे मैरिज कर लेते हैं। ठीक है, वहाँ की सिटीजनशिप लेने के लिए मैरिज इज़ द ईजीएस्ट वे ऑफ गेटिंग द सिटीजनशिप देयर। और वहाँ पे जाके डिस्प्यूट्स चल देते हैं मैरिज में, और वहाँ पे हैरेसमेंट करना शुरू कर देते हैं उनकी। ठीक है, तो और वहाँ पे जाके रहना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे लोग फ्रॉड करते हैं NRIs को। ठीक है, फिर दूसरे लोग होते हैं, अच्छा NRIs को इस तरीके से फ्रॉड किया जाता है कि यहाँ के लोग, ठीक है, पहले उनको अपने ट्रैप में फंसाते हैं, उनसे इमोशनल कर लेते हैं उनको अपनी तरफ, जिनकी खासतौर से उन लोगों को जिनकी एज निकल चुकी है और वो जो है उनकी मैरिज नहीं हुई है, अब वो आउट ऑफ एज हो गए हैं, तो ये लोग उनसे बहुत सारी बातें करके और फिर किसी बहाने से हमारे घर में कोई बीमार पड़ गया, मुझे पैसे की ज़रूरत है, मेरे ऊपर ये प्रॉब्लम आ गई है, बैंक का ये हो गया है, बिजनेस में लॉस हो गया है, मैं पैसे की ज़रूरत है, इस तरीके से पैसे मांगना उनसे शुरू कर देते हैं। दैट इज़ अ वेरी कॉमन फ्रॉड। ठीक है, देन ऐसे भी केस होते हैं जो NRIs होते हैं, जो अपने आप को NRI प्रोजेक्ट करते हैं। मैं अफ़गानिस्तान में डॉक्टर हूँ, ठीक है, मैं जो अमेरिका में डॉक्टर हूँ, मैं UK में डॉक्टर हूँ, मैं आर्मी में काम करता हूँ। ठीक है, मैं जो है आपके इंडिया में मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, अपने मेरे पेरेंट्स यहाँ पे काम करते हैं, वहाँ पे काम करते हैं, बिल्कुल नकली प्रोफाइल। एंड देन फिर कहते हैं कि मैं आपको मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ, मैं आपके लिए एक्सपेंसिव गिफ्ट्स लेके आ रहा हूँ, मैं कस्टम्स ने मुझे पकड़ लिया है, जल्दी से इस अकाउंट में इतने पैसे जमा करवा दो, ये करवा दो। ये सब कॉमन फ्रॉड्स हैं और आजकल तो इतने कॉमन हो गए कि मुझे तो लगता है आज के डेट में सभी को मालूम होगा कि किस तरीके से फ्रॉड होता है इन सब चीज़ों में। अक्सर लोग डिटेक्टिव को हायर करते हैं रिवेंज के लिए, सो टेल मी अ रिवेंज स्टोरी। देखो, हमें डिटेक्टिव रिवेंज के लिए लोग हमें रिवेंज के लिए हार नहीं करते। ठीक है, हम किसी के रिवेंज का पार्ट नहीं बनना चाहते। मतलब आपको ठीक है, नहीं पता हो? हाँ, हमें नहीं पता हो। एक ऐसा केस है जिसमें डर्टी फिल्दी रिवेंज स्टोरी थी वो। ओके। रिवेंज स्टोरी क्या थी कि हमारे पास जो है लड़का आया, ठीक है, जो लड़का आया वो कहता है जी मेरी जो वाइफ है ना, वो उसके साथ मेरा डिस्प्यूट है, मेरा 2 साल का बच्चा भी है, और जो 2 साल का बेटा मेरा है वो बेसिकली मेरी वाइफ उसको लेकर चली गई है, मेरे ऊपर जो है एलिमोनी के केसेस लगा दिए हैं बहुत सारे, और मुझे तो ये लगता है कि वो गलत इंटेंशन से ही आई थी मेरे पास। ठीक है, आप उसकी इन्वेस्टिगेशन करके मुझे बताओ। अच्छा, उसने अपने बैकग्राउंड के बारे में बताया कि मेरी मदर और मेरे फादर भी सेपरेटेड हैं। ठीक है, तो हम लोग जो हैं मैंने कहा जो हमारी जो फैमिली है वो बेसिकली मेरी मदर को मेरे फादर से एलिमनी आती है, और मेरी अपनी बस इनकम है और कोई मेरी खास इनकम है नहीं, और उसने मेरे ऊपर इतने सारे केसेस लगा दिए और इतने करोड़ों की प्रॉपर्टी मुझसे मांग रही है। ठीक है, जो कुछ भी हमारा सब कुछ मांग रही है, और कहते इस लड़की की आप इन्वेस्टिगेशन करके हमें बताओ। अब हमने उस लड़की की इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया, उसका पूरा बैकग्राउंड चेक किया डिटेल में, कहाँ कहाँ पे रहती थी, क्या क्या करती थी, एवरीथिंग वी चेक्ड अबाउट दिस गर्ल। व्हाट टर्न्ड आउट वाज दैट शी वाज अ बार डांसर इन मुंबई। वो बार डांसर थी शादी से पहले, ये उसको मालूम ही नहीं थी बात। अच्छा, अब हमने उस लड़की को फॉलो करना शुरू किया। जब हमने उस लड़की को फॉलो करना शुरू किया, ठीक है, चलो ये तो बार डांसर थी, तो पास्ट की बात हो गई, फॉलो करना शुरू किया, तो हमने देखा कि वो एक ओकेजन पर जाके ना एक ओल्ड जेंटलमैन से मिल रही है। तो जब हमने उनकी वीडियोस बनाए साथ में ओल्ड जेंटलमैन के, हमने उसको दिखाए, उसने रिकग्नाइज़ किया तो मेरा फादर है।
इससे मिल रही है। कहते हैं कि मेरे फादर से क्यों मिल रही है लेडी जाके, ठीक है। तो फिर जो है ना हमने फर्दर इन्वेस्टिगेशन करी, हमने उसके फादर का जो ड्राइवर था उसको अपने कॉन्फिडेंस में ले लिया, ठीक है। फादर का ड्राइवर बिल्कुल उनका खास था, ठीक है। थोड़ा टाइम लगा उसको कॉन्फिडेंस में रहने में, उसको ड्रिंक व्रिंक कराने लगे इन्वेस्टिगेटर्स हमारे। उसने हमारे को बताया ड्रिंक करते टाइम, कहता है कि भाई साहब आपको पता नहीं है कि कितनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी चल रही है, ठीक है। कहता है कि इसके जो ये जो हमारे साहब हैं, इनको उनकी वाइफ ने इतना एक्सप्लॉइट किया ज़िंदगी में, इतना एक्सप्लॉइट किया, इनसे बहुत रिच आदमी था वो, कि इससे ना इनके ऊपर झूठे केसेस डाल के और इनकी सारी प्रॉपर्टी लेती रही, और अपने बेटे को लेके अलग हुई, अपने बेटे को भी अपने जैसा बना लिया, और दोनों माँ बेटा मिलके बड़ा एक्सप्लॉइट किया, ठीक है। और फिर हमारे साहब भी कुछ कम नहीं है, उन्होंने क्या किया, वो एक बार डांसर को पकड़ के लाए और बार डांसर की शादी अपने ही बेटे से इंट्रोड्यूस करा के उससे शादी करवा दी, और उस बार डांसर के अगेंस्ट वही चीज़ जो उन्होंने ट्रॉमा खुद सहन किया, वही ट्रॉमा अब उसको सहन करा रहे हैं उसके बेटे की लाइफ में, वही सारे केसेस डाल के जो उसकी माँ ने उनके ऊपर डाले थे। फिर बेटे को क्यों सफ़र करवा रहे हैं? क्योंकि बेटा भी अगेंस्ट था ना, बेटे ने भी तो अपने माँ का हमेशा साथ दिया। अच्छा। वो भी तो अपने फादर के अगेंस्ट सारे काम करता था, फादर के अगेंस्ट ही जाके सारे केसेस करता था वो अपनी माँ के साथ मिलके। तो बार डांसर को ही पता था कि ये एक रिवेंज, बार डांसर को पूरा पता था, एंड शी वाज हेवीली पेड फॉर द सेम। ओके। इतना जबरदस्त रिवेंज स्टोरी मैंने आज तक जिंदगी में नहीं देखी। नहीं, काफ़ी डेंजरस है। अब आप मुझे ये बताओ, अगर जैसे यू टोल्ड दैट यू डू ऑल एथिकल स्टफ, बट बहुत सारे लोग मार्केट में अनएथिकल चीज़ें भी कर ही रहे होंगे डेफिनेटली। सो अगर कोई फॉल्सली किसी पे डिटेक्टिव किसी ने लगा दिया है, उसका फ़ोन टैप कर लिया है, गाड़ी घर सब कुछ, सो वो डीबगिंग कैसे हो सकती है? देखो डीबगिंग ना एक अपने आप में प्रोसेस होता है, इसको हम कहते हैं TSCM सर्विसेज, टेक्निकल सर्वेलेंस काउंटर मेजर्स, ओके, राइट। सो TSCM सर्विसेज में हम वर्ल्ड का सबसे सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट यूज़ करते हैं टू डीबग द प्लेस। जैसे कि लोग आम आदमी को नॉलेज नहीं होगी इसकी, इसमें यूज़ होते हैं थर्मोग्राफिक इमेजर्स, राइट, नॉन लीनियर जंक्शन डिटेक्टर्स, इसमें होते हैं मैंटा रेज यूज़ होते हैं, ठीक है। देन आपके बोरोस्कोप्स यूज़ होते हैं, ठीक है। देन आपके सॉफ्टवेयर हाईएस्ट कॉस्टलीस्ट सॉफ्टवेयर ऑफ द वर्ल्ड होते हैं, जैसे ऑस्का ग्रीन सॉफ्टवेयर हो गया, कैस्ट्रल सॉफ्टवेयर हो गया। जैसे एक ठीक है? बेसिक मुझे हाँ। जानना है कि क्या किसी का फ़ोन टैप हो रहा है या नहीं हो रहा, तो क्या चेक कर सकते हैं? नहीं, मैं पहले बताता हूँ कि आपका रूम बग्ड है नहीं, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ कि गाड़ी बग्ड है नहीं, उसके बारे में। ओके। तो ये जो इक्विपमेंट होता है ना, ये इक्विपमेंट यूज होता है बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट डीबगिंग्स में, पॉलिटिकल डीबगिंग्स में, घर में जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपके स्पाई कैमरा लगा हुआ है, किसी ने बग लगा रखा है, आपने कंप्यूटर में बग लगा रखा है, घर में किसी ने बग लगा रखा है। तो इन डिवाइसेस से हम लोग उस सारे बग्स को डिटेक्ट कर सकते हैं, चाहे कि वो डेड बग हो या लाइव बग हो। डेड बग का मतलब जो पहले यूज होकर अब खत्म हो चुका है, और वो वाले बग्स भी जो आज की डेट में लाइव हैं, ठीक है, और आज भी आपकी रेडियो फ्रीक्वेंसी को रेमिट कर रहे हैं या अपने आप के अंदर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो कोई भी डिवाइस हम डिटेक्ट कर सकते हैं थ्रू डीबगिंग प्रोसेस, थ्रू TSCM प्रोसेस, ठीक है। तो ये तो हो गई आपके प्रमाइसिस को डीबग करना, स्कैन करना कि आपके प्रमाइसिस में तो कोई बग नहीं है, कोई कैमरा प्लांटेड नहीं है, ठीक है। इट रिक्वायर्स अ वेरी वेरी हैवी एंड एक्सपेंसिव मशीनरी टू डू द सेम, ठीक है। तो जो लोग कहते हैं ना कि आप आंखों से देख लो, कोई कैमरा तो नहीं है, फॉल सीलिंग में चेक कर लो, टीवी में चेक कर लो, आम आदमी अगर आंखों से देख पाता तो इतनी हैवी मशीनरी की जरूरत ही क्या पड़ती, ठीक है। तो इसके लिए मशीनरी यूज़ होती है। देन आते हैं मोबाइल फ़ोन में अगर बग है या नहीं है, कोई आपकी बातें सुन रहा है या नहीं सुन रहा है, या आपके जो है लैपटॉप में बग है या नहीं है, उसके लिए फॉरेंसिक लैब में उसको भेजना पड़ता है ये चेक कराने के लिए कि उसमें कोई बग प्लांटेड तो नहीं है, ठीक है। सो तभी आप चेक कर सकते हो कि उसके थ्रू आपकी कोई बातें तो नहीं सुन रहा है, ठीक है, किसी ने आपका फ़ोन को या आपके लैपटॉप को हैक तो नहीं किया हुआ है। बट ऐसे कुछ ऐप्स वगैरह होती है जो हम अपने फ़ोन में चेक कर सकते हैं कि अगर ये ऐप्स है इट मीन्स ये कुछ ट्रैक कर रहा है? .apk ऐप जो होती है वो आपको भेजी जाती है थ्रू व्हाट्सएप। वंस यू डाउनलोड, आपके फ़ोन के कंट्रोल सामने वाले के पास आ जाता है। .apk ऐप जो होती है कभी भी डाउनलोड नहीं करनी होती अपने फ़ोन में, राइट। सो कोई भी ऐसी ऐप जो एक अनस्क्रपलेस सोर्स है, इसका कोई ट्रस्टेड सोर्स ना हो, शुड नेवर बी इंस्टॉल्ड इन द फोन। सेकेंडली, जो ऐप परमिशंस मांगती है फ़ोन में, सारी परमिशन खचखट करके येस नहीं कर देनी चाहिए, किसको सिलेक्टिवली येस करनी चाहिए। वो मांगते हैं कि आपकी सारे फ़ोन का, आपके माइक का, आपके कैमरे का एक्सेस मिल जाए, आपके सारी फोटोग्राफ्स और पिक्चर्स का एक्सेस मिल जाए, आपकी दूसरी ऐप्स का एक्सेस मिल जाए। ऐसे आईफोन्स भी टैप हो जाते हैं? देखो ईजी नहीं है बट पॉसिबल है, ठीक है। सो एंड्रॉयड फोन्स तो ईजी है, ठीक है, बट आईफोन्स इज नॉट सो ईजी। बट देयर आर सॉफ्टवेयर लाइक पेगासस जिसके पीछे इतना बड़ा हंगामा मचा था। ओके, हाँ। सो जैसा आप बता रहे हो कि इतने ज़्यादा आप लोग चार्ज करते हो फॉर दीज सर्विसेज, तो कोई मिडिल क्लास
तो इसको अफोर्ड ही नहीं कर देखो सकता। ये जो मैंने आपको सर्विसेज बताई है ना, ये वो सर्विसेज जो कॉम्प्लेक्स केसेस थे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मिडिल क्लास लोग हमें हायर नहीं कर सकते। मिडिल क्लास लोग जो हैं आज की डेट में, ठीक है, जो महीने के 5 लाख रुपए कमाते हैं ना, वो भी मिडिल क्लास ही जाना जाता है, करेक्ट। राइट। वो रिच क्लास में तो नहीं आता, ठीक है। सो क्या है कि मिडिल क्लास, even people who are earning 2 lakh rupees a month can afford services. प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशंस जो होती हैं, प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशंस कोई बहुत एक्सपेंसिव नहीं होती हैं। प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशंस की जो रेंज है वो 80,000 रुपये से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और 80,000 रुपये अपनी लाइफ टाइम की सिक्योरिटी के लिए कोई भी स्पेंड कर सकता है, ठीक है। पोस्ट मैट्रिमोनियल केसेस हो गए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के केसेस हो गए, ये कोई बहुत एक्सपेंसिव इन्वेस्टिगेशंस नहीं होती हैं। इसकी रेंज 2 से 2.5 लाख रुपए की रेंज होती है पूरी इन्वेस्टिगेशन की, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टिगेशन जो है आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता है। भाई आपको एक बात सोच के चलो, आपको सपोज करो आप नहीं चाहते आपको कोई बीमारी हो जाए, बट आपको अगर कोई बीमारी हो गई, ठीक है, एक्सीडेंट हो गया, तो आप डॉक्टर की फ़ी अफोर्ड करते हो, अपना इलाज कराते हो ना, आप उसके लिए कहीं, तो ये बीमारी एक तरीके से आपकी लाइफ की बीमारी है। आपको अगर बीमारी हो गई तो आदमी को अरेंजमेंट करने पड़ते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। गॉट इट। मुझे बहुत मज़ा आया पूरी कन्वर्सेशन में, बहुत इंटरेस्टिंग केसेस हमने डिस्कस करे। आई एम श्योर ऑडियंस को भी बहुत पसंद आएगा, ना आपने 2 रिडल्स भी दिए हैं, सो कमेंट्स में सब उनको सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू रिया।